लंबे दिनों के बाद पहली बार ढंग की तेजी देखने को मिल रही है। आज एक तरफा मजबूती वाला कारोबार और हर लेवल से बाजार ऊपर जाता हुआ। आखिरी 1.5 घंटे ऐसा ही मूड माहौल बरकरार रहेगा। शानदार क्लोजिंग होगी। कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। सर याद नहीं आखिरी बार कब ऐसा एक्शन, अरे मूड ही ऐसा कब बना पता नहीं। डिप नहीं आया और वो जो मुनाफा वसूली बीच बीच में आती रहती है वो नहीं रही। अब बस यही आशा है कि आखिरी 1.5 घंटे तक बाजार संभले रहें इन्हीं लेवल्स पर। तो आइए जानते हैं अनिल जी से सबसे पहले कि इस समय की बड़ी बातें कौन सी दिख रही है। देखिए, बड़ी बातें सिंपल सी चीज़ है, तेजी है और भरपूर तेजी है। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स आपके लिए 4 अंकों में उछलता हुआ 1000 पॉइंट से ज़्यादा। कहाँ से आ रही है तेजी? मेटल्स आज की तेजी को लीड करते हुए आपको नजर आएंगे। सरकारी कंपनियों में और ऑटो शेयरों में खरीदारी है। एफएमसीजी शेयर मजबूत है। तो हमारी 3 थीम जो है ऑटो, एफएमसीजी, बैंक्स, इनमें से 2 तो एकदम जबरदस्त रफ्तार में, ऑटो और एफएमसीजी। मेटल आज हमने कही था कि ये बाउंस के लिए एक अच्छा तैयार हो रहा है, वो भाग ही रहे हैं। और बैंक्स भी मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स भी हमें फॉलो करते करते अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब 350 अंक उछलते हुए नजर आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी। और नेस्डेक भी डबल सेंचुरी मारता हुआ। यूरोप में अच्छी तेजी है, 1 से नजर आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी। और नेस्डेक भी डबल सेंचुरी मारता हुआ। यूरोप में अच्छी तेजी है, 1 से 1.5% तक की शानदार खरीदारी ग्लोबल मार्केट्स में लौटती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली। तो बढ़िया एक्शन में है बाजार इस समय। और सर जो हम बात कर ही रहे थे, एक रिबाउंड तो आना ही था। Correct. 1-2 बार पहले अटेम्प्ट करा है, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं गैप अप हो रहा था पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज ऐसा कैसा अलग हो गया कि गैप अप नहीं हुआ, ठीक ठाक लेवल्स पर खुला। वहां पर आपने बोला भी कि अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ से अपने लेवल में आप खरीदारी कर सकते हैं। और वहां से डेज हाई पर पूरे दिन एक भी बार ऐसा डिप का मौका नहीं मिला। जो तेजी हो रही है वो तो सरप्राइजिंग नहीं है। तेजी की क्वांटम ही सरप्राइजिंग है। एग्जैक्टली। और क्यों है? देखिए, 2 दिन से तो हम बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो गया। और 2 दिनों में पहली बार ऐसा हो कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाइए। नहीं तो अब तक हम हमेशा यही बोलते थे कि हल्के रहो, ये रहो। तो पिछले हफ्ते से ये तो चीज़ हो गई। गुरुवार के जब से एक्सपायरी हुई तब से व्यू तो चेंज हो गया कि अब लॉन्ग पोजीशन बनाने का वक्त है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और ट्रिपल बॉटम आपने 15,740 पर बना लिया। और बैंक निफ्टी पर डबल बॉटम आपका 33,000 पर बन चुका था। ठीक है, तो खरीदारी, हाँ 16,200 आज ही पहुंच जाएंगे। ऑनेस्टली ये तो नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा। बैंक निफ्टी जरूर अभी भी उतना नहीं भागा जितना भागना चाहिए, है मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन निफ्टी एकदम ही मतलब बहुत ही अच्छे लेवल से पार होकर निकल रहा है। तो उसकी 2 रीज़न है। एक, ग्लोबल मार्केट्स में जहां बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। और डीप ग्लोबल मार्केट्स में भी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, जिस वजह से बाजार उछलते हुए दिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद अमेरिका के बाहर के कारण है। यस, आप ये देखिए, नहीं तो अब तक है ना 2-3 हफ्तों से आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आज 2 कारण ऐसे जो अमेरिका के बाहर के हैं। पहला, चाइना में लॉकडाउन धीमे धीमे कम होता दिख रहा है, खुलने के संकेत आते दिख रहे हैं। तो चाइना से डिमांड आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वो डिमांड आती हुई आपको दिख सकती है। इस उम्मीद में एक तेजी बन रही है। दूसरी तेजी जिस उम्मीद में बन रही है वो ये कि 2 दिन से ज्यादा हो गए, 3 दिन इनफैक्ट, जो फिनलैंड ने और स्वीडन ने संकेत दिए नेटो में जाने के। करेक्ट। उसके बावजूद रशिया का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। तो इसे अच्छा माना जा रहा है। अब नहीं रिएक्शन होना भी अपने आप में किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन जब तक कोई नेगेटिव ना आए तब तक मार्केट ये मान के चल रहा है कि कम से कम रशिया का कोई ऐसा खराब रिएक्शन नहीं आया, एकदम से एग्रेसिव होकर नहीं आया कि भाई तुम ऐसा करोगे हम ऐसा कर देंगे। सो वो एक अच्छी चीज है। सो पहली बार दोनों कारण तेजी के ग्लोबल मार्केट्स में जो बन रहे हैं वो अमेरिका के बाहर के। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये तो कल भी है ना, एलोन मस्क साहब ने मूड खराब कर दिया नेस्डेक का। नहीं तो इतने नेस्डेक खराब होता नहीं, और डाउ भी नेस्डेक को देख के इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो ठीक है, आई थिंक एक रिकवरी के लिए अमेरिका के बाजार भी तैयार है। हमारे मार्केट ओवरसोल्ड है, 27% हो गई है एफआईज की लॉन्ग पोजीशन, तब भी कोई फर्क नहीं। तो बाहर के रीजन तो ये हो गए। हमारे मार्केट हल्के हैं, पुट कॉल रेशियो 0.76 पर है, एफआईज इंडेक्स लॉन्ग 27% पे है। 2 दिनों में पहली बार थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ। कल लंबे समय बाद सिर्फ 1500 करोड़ की कैश में बेची है। उसके सामने पहली बार जितना कैश में बेचा उससे ज्यादा स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। सुबह भी हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे। तो नेट लंबे समय बाद एफआईज ने बेचना बंद किया, थोड़ा बहुत खरीदा है। तो फिर इन सब के बीच में नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? तब कब बढ़ेंगे? सो बढ़ने के लिए वैलिड रीजन से सारे पॉइंट्स हैं। और उस लिहाज से अगर हम 16,200 पर देख रहे हैं तो इतना बनता है। गिरे भी तो ऐसे थे ना। बिल्कुल। तो मौका बना है बाजार का और उसका पूरा फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। तो इसी मौके वाले बाजार में हमारे एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे, कुछ बेहतरीन कॉल्स भी लेंगे, अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। आइए उससे पहले देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो बाजार के
एक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आज के कुछ खबरें और नतीजे भी कुशल और साथ ही अरमान हमारे साथ है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी निफ्टी से भारती एयरटेल और आईओसी के नंबर्स आने बाकी हैं। आईओसी एक्सपेक्टेड है कि अभी मार्केट आज में अपने नंबर्स डिक्लेयर कर दें। साथ ही एफएनओ स्पेस से 5 कंपनियां अबॉट इंडिया, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, पीआई इंडस्ट्रीज, डीएलएफ और साथ ही जीएमआर इंफ्रा भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेगी। आईओसी का नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चीफ से जितने भी हेड्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्रेडिट फ्लो को रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग है। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो ये 2:15 बजे अराउंड जो है होती हुई दिखेगी। साथ ही ग्लोबल लेवल पर यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल डेटा अप्रैल महीने के आते हुए नजर आएंगे और यूरोप के Q1 के जीडीपी आंकड़े भी आएंगे। 18 मई बुधवार कल आईटीसी इसके नंबर्स आएंगे निफ्टी से। एफएनओ स्पेस से 7 कंपनियां जिसमें ग्रैन्यूल्स, आईजीएल, एलआईसी हाउसिंग, मनप्पुरम फाइनेंस, लुपिन, पिडलाइट और एबी फैशन शामिल हैं। साथ ही आईपीओ के लिहाज से प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी की शेयर अलॉटमेंट होगी। साथ ही इथॉस लिमिटेड जिसके मैनेजमेंट से आज हमने बात की है उसका आईपीओ भी खुलता हुआ नजर आएगा। 472 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। आरबीआई एमपीसी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी आएंगी और ग्लोबली यूके के जो अप्रैल महीने के सीपीआई आंकड़े हैं वहां पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही ओवरऑल यूरोप के भी अप्रैल महीने के सीपीआई आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। 19 मई थर्सडे डॉक्टर रेड्डीज लैब निफ्टी से ये नंबर्स डिक्लेयर होंगे। साथ ही 6 कंपनियां एफएनओ स्पेस से अशोक लेलैंड, बॉश, चंबल फर्टिलाइजर, कॉनकॉर, गोदरेज कंज्यूमर्स और एचपीसीएल भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। प्रदीप फॉस्फेट्स के आईपीओ बंद होगा। डिलीवरी आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा और साथ ही वीनस पाइप्स पर भी नजर रखिए, इसके आईपीओ की भी शेयर अलॉटमेंट होगी। और अंत में सीएल एडुकेट शेयर बायबैक पर यह विचार करता हुआ दिखेगा 19 मई को। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से आज के नतीजे और खबरें हैं। नतीजों में सबसे पहले इंडिको रेमेडीज, जिसका अगर आप कंसोलिडेटेड मुनाफा देखेंगे तो 25 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वही अगर आप आय देखेंगे तो लगभग 295 करोड़ से बढ़कर 410 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वो भी 55 करोड़ से बढ़कर लगभग 80 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और कंपनी ने 2.25 का डिविडेंड प्रति शेयर का ऐलान भी किया है। जाइडस वेलनेस कंपनी के अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो लगभग सेम ही रहा है, 133 करोड़ के आसपास। अगर आप आय देखेंगे तो वो 600 करोड़ से बढ़कर 635 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो 140 करोड़ से घटकर 137 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और जो मार्जिन में भी थोड़ा कट देखा गया है और 23.3% से घटकर 21.5% पर आते हुए दिखे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल अगर आप नतीजे देखेंगे तो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो लगभग 55 करोड़ से घटकर लगभग 40 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप कंसोलिडेटेड आय देखेंगे तो वो 1260 करोड़ से बढ़कर 1330 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही साथ मार्जिन्स में जो है वहां पर थोड़ा कट देखा गया है, वो 5.7% से कटकर 4.7% पर आते हुए दिखे हैं। एल&टी इन्फोटेक जिसमें गूगल क्लाउड के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है कंपनी ने। टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी ने हुंडई इंडिया के साथ एक करार किया है और ये करार का है पावर चार्जिंग इंफ्रा विकसित करने के लिए ये करार किया गया है। एस्कॉर्ट्स जो देश का पहला हाइब्रिड पिक एंड कैरी क्रेन लॉन्च, जो क्रेन मॉडल है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मिंडा इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा जिसमें 24 मई को नतीजों के साथ बोनस शेयर्स पर भी विचार किया जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसमें अल्ट्राटेक का जो छत्तीसगढ़ का जो प्लांट है उसमें 2.7 MTPA जो यूनिट है उसको शुरू कर दिया गया है। और अंत में एक ब्लॉक डील है एनटीपीसी जिसमें 10 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें आज की जहां पर रखनी है नजर। आइए, हमारे दमदार पैनल तैयार है। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, सिमी जी, नितिन मुरारका जी और शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 16,200 का स्वागत कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 350 पॉइंट की तेजी। ओहो, इंतजार ही था बाजार को बस। बिल्कुल 16,200 और 34,250 34,300 के आसपास के लेवल भी आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तेजी इस वक्त होती हुई दिख रही है। आइए इस तेजी में क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और ये इस हफ्ते जारी रहेगी। छोटा मोटा कोई भी वॉलेटिलिटी आएगा तो उसमें खरीदारी करना है। तो मेरे रडार पे सुमित जी पूरे हफ्ते अनिल जी पूरे हफ्ते, बीच में छोटा मोटा 1-2 दिन या कल के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट पूरे हफ्ते तेजी। वाह, तो अनिल जी अब यहाँ पे बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया और मेरे को लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक में यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा।
तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 202 रुपए। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है और ये स्टॉक अब आज और यहां से 2-3 दिनों के लिए चलने को तैयार है। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे अच्छा बैठ रहा है। 195, 196 नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 195 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 210 रुपए का पहला टारगेट, 218 रुपए का दूसरा टारगेट, 210, 218 ये दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक में खरीदारी करें 195 के स्टॉप लॉस से। इस पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अच्छे एक्शन में ये स्टॉक आपको बनते हुए दिख सकता है। यहां पर रखें नजर। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपडेट देंगे या मैं ही दे दूं मेरा खुद का, सुबह का जो कॉल दिया था। सबसे पहले मेटल फोकस में लाया था, मैं नहीं लाया था, दे दूं या आप लोग दोगे? सारे तो टारगेट हिट हो गए, अब अपडेट तो यही है। बस टारगेट हिट का भी तो मोहर लगाइए। सबके लिए लगता है, मेरे लिए क्यों नहीं लगेगा? आपके लिए तो सबसे पहले लगेगा। अच्छा, ये सिमी जी दीपांशु लगाता नहीं है आपके सबसे पहले लगेगा। देखिए ना, अरे आपने पहले सुबह सबसे पहले मैंने हिंडाल को चूज किया था। हालांकि दीपांशु ने मुझसे क्वेश्चन मेरे पहले दिया था। मतलब मैंने जब चूज किया था उससे पहले दीपांशु ने मुझको दिखाया था कि मैडम हिंडाल को देखिए। तो उसने क्वेश्चन तो किया था, पर बीटीएसटी कॉल तो मैं ही दिया था। उनको तो मोहर लगाना था ना। हाँ सही। एक्चुअली सुबह कुणाल जी थे नहीं ना शो में, तो कुणाल जी सुबह शो में नहीं थे नहीं ना। कुणाल जी होते शो में तो कुणाल जी तुरंत रिमाइंड कर लेते। कुणाल जी खुद का भूल जाए, लेकिन हाँ खुद का भूल जाए, लेकिन आपका टारगेट हिट हुआ तो जरूर बताते कि मेरा छोड़ो सर, सिमी जी का टारगेट हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, आज बेनिफिट ऑफ डाउट कुणाल जी को दे देते हैं। बताइए कौन कौन से टारगेट हिट हुए? देखिए, हिंडाल्को का टारगेट हिट हो गया। मैंने तो बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे, उसका भी टारगेट शायद सेकंड थर्ड टारगेट भी आ गया है। टारगेट्स तो क्या दिया था अभी याद भी नहीं है। बहुत सारे टारगेट्स दिए थे और जबरदस्त मोमेंटम आया। टाटा स्टील में भी मोमेंटम आया। एसआरएफ का कॉल दिया था, वो भी मोमेंटम में आ गया। अब 10 की कमाई का कॉल मेरे से छूट गया, क्योंकि जब मुझे मौका मिला था तब 10 की कमाई नहीं दे पाया था, बीटीएसटी दे दिया। पर मेरे रडार में जो था वो आज इंडेक्स को लीड कर रहा है। अब देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खराब लगेगा सभी को। 2477 के आसपास रिलायंस था, तब मैंने 10 की कमाई के लिए रिलायंस चूज किया था। अब रिलायंस का भाव देखिए। दिन बुल मार्केट है ना, हम लोग का ही दिन है जो 24 आवर्स बुल कॉल ही देते हैं। तो इसलिए अभी जो मैं कॉल दे रही हूँ, अभी का बीटीएसटी जो इवनिंग शो का जो बीटीएसटी है, आफ्टरनून शो का मेरा बीटीएसटी है टाटा पावर। इसमें भी बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगातार 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग सेशन से जो भी लो बनाया था वो लो आज क्रॉस किया है। मार्केट का भी पूरा सपोर्ट है और अभी ब्रेकआउट में है ये स्टॉक। मिनिमम टारगेट 245 से 252 का होगा, जो कि मुझे लगता है कि आज मतलब क्लोजिंग तक या कल सुबह तक आ जाएगा। 252 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले टाटा पावर का बाई कॉल यहाँ पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। टाटा पावर खरीदने के लिए टाटा पावर लीजिए। 245 का पहला टारगेट, 252 का दूसरा टारगेट। टाटा पावर में भी एकदम भरपूर तेजी आएगी। तो टाटा पावर पर भी आपको रखनी नजर। आज सुबह सुमित जी के भी रेडार पर था ये काउंटर, और वहां से भी देखिए अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो टाटा पावर, इस पर रखिए नजर, अच्छे एक्शन में आ रहा है। सिमी जी, स्टॉप लॉस क्या लगाना है टाटा पावर के लिए? जनरली इतनी तेजी में होती तो देती नहीं है ना, क्या जरूरत है स्टॉप लॉस की? बोले छोड़ो जाने दो। हाँ एकदम क्या दो एकदम आज तो मैं स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। 229 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। और टारगेट जो है वो एकदम मेंटेन्ड है। टाटा मतलब ये वो उतना सा टारगेट तो कल सुबह तक आ जाना ही चाहिए। ओके, वंडरफुल। और यहाँ पर आपको बता दूं कुणाल जी, सुबह के सत्र में आप अनुपस्थित थे, लेकिन कभी भी आपका ऐसे छुट्टी उट्टी लेने का मन करे तो आप आराम से लीजिए, निश्चिंत होकर लीजिए, बिना किसी तनाव के लीजिए, क्योंकि आपके अनुपस्थिति में बंसल जी ज्यादा मतलब अपना उत्तरदायित्व समझते हुए और बेहतर काम करते हुए दिखे। सुबह रिलायंस का कॉल टारगेट बंसल जी का हिट होता हुआ दिखा। आप बधाई भी दे दीजिए और अपडेट भी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बधाई अनिल जी, केवल बंसल जी को नहीं मिलेगी अनिल जी। मैं 50% का पार्टनर हूं अनिल जी, तो पावर अटॉर्नी देकर गया था अनिल जी। तो अनिल जी कॉल चल गई तो सारा श्रेय उनको कैसे दे दें अनिल जी? नहीं बस वही चीज पक्की करनी थी। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, बंसल जी ने भी ऐसा ही किया था
आपने भी ऐसा ही कर लिया, तो पार्टनरशिप 50-50 पक्की है। चलो बधाई, बहुत ही बढ़िया। आइए नितिन जी भी हमारे साथ तैयार है। नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे टाटा पावर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैं टाटा पावर में ऑप्शन की कॉल देता हूँ और ये 240 होगी जो करीब के आसपास मुझे मिलती है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 12 रुपए का। टाटा पावर में शॉर्ट कवरिंग बेसिकली हो रही है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करें तो वहां पे अनवाइंडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट, यानी जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो कट रही है काफी तेजी से, और इस शॉर्ट कवरिंग में ये स्टॉक ऊपर करीब 250-252 तक जा सकता है। तो हम एट द मनी कॉल 240 की ले रहे हैं, 6 रुपए में लेते हैं, 12-13 का टारगेट रखते हैं और स्टॉप लॉस 3 रुपए का रखते हैं। ओके, तो टाटा पावर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई ऑप्शंस के जरिए नितिन जी की तरफ से। और नितिन जी, लोग तो दिल से ऊपर से कभी कभी धन्यवाद देते हैं अगर उसकी कॉल कोई दूसरा रिकमेंड कर दे तो। सिमी जी ने तो पूरे एकदम हाथ जोड़कर पूरा ढंग से धन्यवाद, प्रॉपर नमस्कार किया है। पूछ लीजिए सिमी जी। सिमी जी, धन्यवाद दिया है ना आपने? एकदम सही में हाथ जोड़ करके दिया है। हाँ, तो हम सब ध्यान रखते हैं, हम लोग कौन क्या कर रहा है सब नजर रहती है हमारी। तो देखिए सिमी जी ने पूरी तरह से धन्यवाद दिया है, स्वीकार कर लीजिए। आइए बढ़ते आगे। लिस्टिंग के बाद LIC के स्टॉक पर क्या है बड़े दिग्गजों की राय, क्योंकि आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद एक बार स्टॉक ने गर्मी दिखाई, लेकिन अब धीमे धीमे बाजार के बढ़ने के बावजूद ये स्टॉक दूसरी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो है नीचे की तरफ। तो दिन के लो पॉइंट के आसपास पहुंचा जरूर था, 860 के आसपास, अब वापस से 880 के आसपास है इस वक्त। तो हमारे साथ तैयार है वरुण मकवायरी, ये है वो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जिन्होंने रिपोर्ट निकाली है LIC पर। क्या कह रही है ये रिपोर्ट, बताएं वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, तो मैक्वेरी यही वो दिग्गज है जिसने पेटीएम पे भी रिपोर्ट निकाली थी। आपको याद होगा जब पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद उनकी हालत आपने देख ली, पेटीएम की क्या हुई। तो पेटीएम के लिए क्या बोला था उन्होंने? पेटीएम के लिए तो अनिल जी उन्होंने कहाँ के टारगेट दिए थे, 1200 के स्टार्टिंग के टारगेट दिए थे और वहां से लगातार 1200 के दिए थे ना, 2100 के टाइम पे। 2100 के टाइम तो यहाँ पे भी आधे दिए क्या? नहीं, यहाँ पे ज्यादा दिए। तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा, मैं याद दिला रहा हूँ कि ये वही ग्रुप है। हाँ, फिर ठीक है। मुझे तो लगा कि ऐसा टारगेट आ गया क्या उनका? नहीं, यहाँ तो इनके टारगेट जो है अनिल जी वो 1000 रुपए के है। इनफैक्ट ये पूरी रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो इन्होंने रिपोर्ट में काफी कुछ हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो ये हाईलाइट किया कि LIC का जो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है वो देश में सबसे बेहतर है और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है, जो कि आगे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको ड्राइव करते हुए दिखाई देगी। FY 22 से 26 तक अगर आप देखेंगे तो APE में 12% के आसपास और VNB में करीब 30% के आसपास की ग्रोथ होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और बातें भी इन्होंने की है। एक तो चलिए VNB मार्जिन जो है वो 17% के आसपास रह सकते हैं फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो 9-10% के आसपास है। तो वहां पे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो अच्छा ओके, तो जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसके मार्जिन जो है वो नई पॉलिसी जितनी बेच रहे हैं, नई पॉलिसी हर साल कितनी नई बेच रहे हैं, हाँ वो है। तो यहाँ जो बेसिकली जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं ना, ये कह रहे हैं कि नो डाउट LIC ने अब वो बेचना शुरू किया है, क्योंकि काफी हद तक अगर आप देखते तो LIC थोड़ा ट्रेडिशनल वे से वर्क करता है। हो सकता है कि यहाँ इन्होंने बेचना जरूर शुरू किया है हाई मार्जिन प्रोडक्ट, लेकिन उसको शायद थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसके लिए जो VNB मार्जिन अभी 9-10% के आसपास है, FY 26 तक ये कह रहे कि 17% के आसपास पहुंचेंगे, यानी कि ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ जो है वो बाकियों के मुकाबले इनफैक्ट थोड़ी कम होगी। इनफैक्ट इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर भी इनका यही कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो शायद LIC से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये इनका कहना है। और जो इनके पूरे तरह से वैल्यूएशन है ना, मैं रिपोर्ट पूरी पढ़ रहा था, खासकर एम्बेडेड वैल्यू जो है उसके बेसिस पे इन्होंने वैल्यूएशन निकाले हैं। और जो भी इन्होंने लिखा है तर्क, उसमें देख के एक बात समझ में आती है कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू है ना LIC की, वो 1000 रुपए की है। इनकी रिपोर्ट पढ़ के तो यही समझ में आता है। साथ ही साथ इनका ये कहना है मतलब 1000 रुपए बेयर केस सिनेरियो। हाँ, इनकी रिपोर्ट पढ़ के तो अनिल जी यही मेरे समझ में आया, क्योंकि इन्होंने इतने सारे नेगेटिव्स हाईलाइट किए हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं इसके बावजूद भी 1000 रुपए की वैल्यू जो है वो LIC की कम से कम बन के निकल के आती है। ये सब नेगेटिव्स के बाद, तो अगर आप पॉजिटिव्स को और जोड़ लेंगे तो और काफी कुछ निकल के आएगा। लेकिन हाँ, एक बात साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इक्विटी के तरफ LIC का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का झुकाव है वो थोड़ा ज्यादा है, और इसके वॉलेटिलिटी को लेके LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू है उस पर असर पड़ सकता है। एक इन्होंने तर्क दिया कि अगर 10% इक्विटी मार्केट गिरते हैं तो इसकी एम्बेडेड वैल्यू पे करीब 7% के आसपास का फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। लेकिन हाँ, 1000 रुपए के टारगेट जो है वो मैक्वेरी LIC पे दे रहा है।
वही मैक्वेरी है जिसने एटीएम पर पहले दिन ऑलमोस्ट आधे टारगेट दिए थे। तो चलिए 1000 के टारगेट्स हैं, करंट लेवल से थोड़ा ऊपर के ही वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बट आज ऑफ कोर्स सुस्त लिस्टिंग के बाद सुस्ती छाई हुई है जहां तक LIC का सवाल है। 2-3 बार आया है अपने रिटेल प्राइस के अलॉटमेंट प्राइस के आसपास, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। बट LIC ठीक है, बाकी जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी हो रही है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। LIC ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, सुस्त ट्रेड कर रहा है, बट LIC हाउसिंग यहां पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट 3% का स्पाइक LIC हाउसिंग में थोड़ी देर पहले आपने बनते हुए देखा था और अभी भी ये गेन्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। नितिन जी जरा LIC हाउसिंग का चार्ट देखें सर, 350 के ऊपर, कोई राय इस पर? इमीडिएट ये 365 370 तक आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी शॉर्ट पोजीशन है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आज ज्यादातर स्टॉक्स में हम यही देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग है। कल के दिन में भी, कल इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग का डेटा बना था, लाइक कि बैंक निफ्टी में 10% ओपन इंटरेस्ट कल कम हुआ था और आज हमें फॉलो ऑन बाइंग दिख रही है। उसी तरीके से स्टॉक्स में भी वैसे ही हो रहा है कि काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो रही है। उसमें LIC हाउसिंग के जो टारगेट बन रहे हैं 365 से 370 तक के बन रहे हैं। इस लेवल पे स्टॉप लॉस 348 का रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग, जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। इस पर भी रखिए नजर, सुबह रेडार पर भी आया था ये काउंटर, अब तेजी में है। आइए एक और कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक में देने वाला था वो तो अभी भाग गया है, तो मुझे दूसरा स्टॉक पकड़ने दीजिए, मैं वापस से आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। तो ये बिगुल के ऊपर दूसरा कॉल में ढूंढ के आता हूँ। कहाँ भाग गया है सुमित जी? अनिल जी ऊपर भाग गया है, तेजी हो गई है। नाम तो बता दो, कौन सा वाला था? कम से कम नाम से खुश हो जाएंगे। कौन सा वाला स्टॉक था जो भागा सुमित जी के देखते ही? जी अनिल जी, IRCTC मेरे रडार पे आया था। स्टॉक के अंदर देखिए क्या बढ़िया मूव आ रहा है और स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी करेक्शन के बाद देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा मूव आ गया, रिसीव रेशो मेरा सही नहीं बैठ रहा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे फ्रेश देना नहीं है, बट बाय करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में अच्छी तेजी IRCTC में यहाँ से देखने को मिलेगी। अच्छा, आजकल IRCTC के चार्ट्स भी देखने लगे आप वापस से? लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं इसके। ओके, तब तक आइए, तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है JSW स्टील, जिसपे कल आप शेयर भी कर रहे थे कि ये अदानी ने ले लिया, JSW का कैश बच गया। तो JSW स्टील में काफी बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर, साथ में एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। तो JSW स्टील पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेटल स्टॉक्स जितने भी हैं सबकी करेक्टिव रैली अब पूरी होती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल एकदम मेजर सपोर्ट लेवल से ही JSW में वापस बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। यहाँ स्टॉप लॉस रखें 625 रुपए का, 625 का। पहला टारगेट होगा 665 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 690 रुपए का। तो 690 के टारगेट के लिए JSW स्टील में खरीदारी करें। तो 690 के टारगेट के लिए JSW स्टील पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स में बड़ी तेजी बनी हुई है और आइए मेटल्स पर ही करते हैं फोकस, क्योंकि JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील, ये सारे मेटल काउंटर्स तो दौड़ रहे हैं, बट लीडरशिप देखिए आज कहां पर आई है। वेदांता 12:30 बजे 10% का अपर सर्किट लगा था, वहां से और गेंस आई हैं, 11.5% ऊपर आपको वेदांता दिखेगा। और हिंडाल्को जो 10% का सर्किट लगाने के लिए तैयार है इस समय। तो दोनों एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स, और नाल्को में भी 6% की अच्छी मूव आ रही है, इस 8% अब तो इनफैक्ट। क्यों एल्यूमिनियम स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं बाकी मेटल्स के मुकाबले, आइए इसका कारण समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए। जी देखिए, एल्यूमिनियम तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमने जिंक को भी चलते हुए देखा है। एलएमई पर एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए 1.5 हफ्ते के हाइस पर है। आप घरेलू बाजार में देखेंगे तो प्रेशर दिखेगा, क्योंकि रुपया एकाएक यहां पर स्ट्रेंथन हो गया, उस वजह से प्रेशर दिख रहा है। लेकिन यहां से स्ट्रेंथ तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। 13 मई से अब तक ही बात करें तो एकाएक 2 ट्रेडिंग सेशन में 4% का उछाल आया। 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से तेजी आई है। देखिए, सप्लाई कंसर्न्स तो बने ही हुए थे। एलएमई पर इन्वेंट्री भंडार की अगर बात करें 17 साल के लोज पर है, और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसके भंडार में
मार्च से, पिछले साल मार्च से अब तक 72% की गिरावट आई है और अब ये 5.5 लाख टन के भी नीचे रह गई है। यूरोप और रशिया में जितने शिपमेंट्स भर भर के भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पार की बहुत क्राइसिस, पार की जो कीमतें वहां पर तेजी से बढ़ी हैं, उसको लेके बड़ी दिक्कत हो गई है, किल्लत हो गई है। ये एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा बड़ा कारण है चीन की रीओपनिंग। देखिए 6 हफ्ते के बाद फाइनली हमने मंडे को चीन की सरकार की तरफ से ये सुनते हुए देखा कि अब फेज्ड मैनर में अनलॉक की तरफ वो बढ़ेंगे और 1 जून से फाइनली अनलॉक वो एम करके चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है जब मेटल की बात होती है, किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बात होती है। और तीसरा बड़ा कारण ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तेजी से नीचे फिसला है। पिछले हफ्ते जहां पर 105 के पास चला गया था, वहां से अब तक 1% तक का करेक्शन आ गया है और हमने तो इसे 103.9 के भी नीचे आते हुए देखा। तो ये 3 बड़े कारण हैं। सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, इस पर उन्होंने कहा है, जहां तक सप्लाईज का सवाल है, यहां से भी प्रेशर, आप कह सकते हैं कि जो सप्लाई रिस्क है वो यहां से जारी रहने वाला है। 3 से 12 महीनों तक एल्यूमिनियम को लेकर मेटल में रिस्क जारी रहेगा। वहीं इंटरनेशनल लेड एंड जिंक जो स्टडी ग्रुप है, उनका कहना है कि लगातार दूसरा साल है जब डिमांड के मुकाबले आप सप्लाई का, उत्पादन का शॉर्टेज देखेंगे और ये जो गैप है वो 3 लाख टन तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एलएमई पर अगर जिंक की इन्वेंट्री की भी बात करें तो वो तकरीबन इस साल अब तक 57% गिर चुकी है, 90,000 टन के नीचे आ गई है। तो इस तरह की क्राइसिस है और अब डिमांड को लेकर एक्सपेक्टेशन फिर से बनती हुई दिख रही है चाइना की तरफ से, तो वो एक फैक्टर है जिसके दम पर मेटल्स भागे हैं। बिल्कुल, तो मेटल्स में दमदार तेजी होती दिख रही है और इन तेजी के सारे कारण आपको बताए हैं इस वक्त नेहा ने। और मेटल स्टॉक्स के साथ साथ अब मेटल के साथ साथ वाले स्टॉक्स भी अब चलने लगे हैं। दीप, एक और स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है वो है रेन इंडस्ट्रीज। जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में भी अब बनते हुए दिख रहा है। लगभग 7%, 6% के आसपास की तेजी अभी पिछले कुछ मिनटों में देखी थी। जो पिटे हुए हैं स्टॉक्स है वहीं पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। रेन इंडस्ट्रीज 8% मजबूत है। इस स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी आपको नजर आएगी। जरा इसके चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए और देखें कि क्या एक्शन है इस वक्त। सुमित जी, रेन इंडस्ट्रीज। अनिल जी, रेन के अंदर मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मूव यहाँ से बन सकता है। स्टॉक अच्छी खासी गिरावट के बाद अब एक बाउंस बैक के संकेत दे रहा है और आज दूसरा दिन है जब पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। तो रेन के अंदर 174, 175 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 153 के आसपास है, तो 175 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। तो यह है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज जहां पर रखनी है नजर। शरद जी, कैसे समझे सर इस बाउंस बैक को? एक तरह से ओवरसोल्ड लेवल्स का बाउंस बैक है, क्योंकि हिंडाल्को देखा था 630 से 380 आ गया था। वेदांता में पिछले कुछ दिनों से भारी पिटाई हुई थी। तो एक बाउंस बैक जो नीडेड था वो आ रहा है, या फिर ये जो चाइना की रीओपनिंग की खबर आ रही है और इन्वेंट्रीज गिर रही हैं, इससे और सहारा मिलेगा इस स्पेस को? जी बिल्कुल, रीओपनिंग से तो सहारा मिलना चाहिए और लोअर इन्वेंट्रीज मेरे हिसाब से ये सेगमेंट ने काफ़ी टाइम बाद कोविड के टाइम से ही देखा है लोअर इन्वेंट्री का एक सिलसिला, तो वो भी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव माना जाता है। मेरी कंसर्न डिमांड साइड पुल पे है, बट अभी जो वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक आपको मिल रहे हैं उन वैल्यूएशंस पे लगभग मुझे लगता है सारे के सारे कंसर्न फैक्टर्ड इन है और ज़्यादा डाउनसाइड खोज पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स को आप अगर देखें तो छोटे वाले 5-6 के मल्टीपल पे और जो बड़ी कंपनीज हैं वो 8-10 के मल्टीपल पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। रेन इंडस्ट्रीज का आप लोग जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है वो एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है। तो रेन इंडस्ट्रीज एक बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है। नजर रखिएगा इस काउंटर पर। मेटल्स की तेजी के साथ साथ ये भी फोकस में आ रहा है। आइए, फोकस में है नितिन जी की कॉल। बिगुल निफ्टी के निशानबाज नितिन मुराद का। बताएं सर नितिन जी। यहाँ पे कॉल होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की और 2520 की कॉल ऑप्शन जो मुझे 41 रुपीज में मिल रही है। 41 में इसको लेनी है, 2520 से स्ट्राइक हो गई एट द मनी। और इसके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 41 में ले रहे हैं, 30 का स्टॉप लॉस है और टारगेट करीब करीब होंगे आपके 65 रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो ऊपर के टारगेट लग रहे हैं वो करीब 2570 से 2600 आना चाहिए। 2500 के लेवल पे कॉल राइटिंग थी और उसके ऊपर स्टॉक निकला है, तो अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस भी होने के चांसेस हैं। प्लस आज इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन बिल्कुल नहीं है, फिर भी स्टॉक 3.5% ऊपर है, तो काफी हद तक शॉर्ट कटे हैं और आज फर्स्ट डे ऑफ राइज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
मार्केट को लीड कर सकता है। 2550 से 2570 तक के टारगेट होंगे, और जिसमें एट द मनी कॉल जो 2520 की है वो करीब करीब 40-41 में हम लेते हैं, 65 के टारगेट हो सकते हैं। तो 2520 की कॉल खरीदे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, यहां पर आपको एक्शन बन रहा है। आइए ऑप्शन की एक और बढ़िया रणनीति ली जाए सुमित जी की तरफ से, कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। स्टॉक में मोमेंटम अभी भी जितना इंडेक्स में आया उतना आया नहीं है, तो अब स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ ऑप्शंस के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ हमको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन के जरिए जो ट्रेड यहाँ पे लेना है वो स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। ये स्टॉक के अंदर 244-245 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद जस्ट अभी पुलबैक का संकेत दे रहा है। मेरे को लग रहा है कि जील के अंदर यहां से 250-260 ये लेवल जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 250 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 9 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट जील के 250 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, कल तक एक बढ़िया मूव जी एंटरटेनमेंट में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें 250 का कॉल। तो 250 का कॉल खरीद कर चलें जी एंटरटेनमेंट का। यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से कैश का ऑप्शन। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु बाय करके चले कोरोमंडल फर्टिलाइजर या कोरोमंडल 935-936 के करंट भाव से 927-925 का स्टॉप लॉस होगा, एक 9 रुपये नीचे। और मुझे लगता है ये स्टॉक 970-980 जाने के लिए तैयार है। कल तक ये आपको भाव मिलना चाहिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल और एक्चुअली मेरे रडार पर चंबल फर्टिलाइजर आ रहा था। मैं सोचा था चंबल फर्टिलाइजर क्या कल के 2000 के लायक है, लेकिन शायद जैसी नज़र पड़ी पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी से भागा है। थोड़ा 15-20 मिनट में, आधा घंटे में काफ़ी अच्छा मूव आया, हालांकि बाजार के मूड के साथ आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो 5% ये भी हो गया। 19 को रिजल्ट है, आज कितनी 17 है ना, परसों रिजल्ट है, तो रिजल्ट के पहले एक बढ़िया मूव चंबल में भी आता हुआ दिख रहा। तो क्योंकि कोरोमंडल के रिजल्ट बहुत शानदार आए थे, तो वागले साहब ने कोरोमंडल चुना, तो मेरा ध्यान चंबल पर था। वागले साहब, चंबल भी अच्छा दिखता है, जरा एक बार इसके भी चार्ट्स देख लीजिए। अनिल जी, चंबल काफी गिरावट आने के बाद आज ऊपर कराया है, 380 का बॉटम बना के, तो इसमें भी 422-23 तक की अपमूव देखने को मिलनी चाहिए। अभी 406-407 का भाव है, यहाँ से लेकर 400 तक बाय किया जा सकता है 390-293 के स्टॉप लॉस से 422 के टारगेट के लिए। दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो ये है आपके लिए इस समय चंबल पर राय। देखिए बढ़िया स्पाइक आ रहा है, पर 2:30 बज गए हैं, डेज हाई पर है बाजार। अब यहां से क्या करना है आपको जानते हैं अनिल जी के साथ उनकी मार्केट स्ट्रेटजी में। सर जबरदस्त एक्शन हमारे बाजार में है, पूरा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से मिल रहा है। डाउ 325 अंक ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। नैस्डैक में शानदार रिबाउंड है, 2% की तेजी नैस्डैक में बनती हुई दिख रही है। यूरोप में 1.5 से 1.25% की तेजी है, और एशिया में हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। हांगकांग का बाजार 3.25% ऊपर बंद हुआ। रीओपन चाइना हो रहा है, बट एक्शन हांगकांग में हमने आते देखा। बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का तो पूरा सहारा है सर। रिकॉर्ड लो से रुपये भी थोड़ा रिकवर हुआ है, क्या करना है सर? देखिए, जिस हिसाब से जिस लेवल पे वो तो मजबूत तो है ही, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एक दो डेटा बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीप ये कि 16,000 अब आपके लिए बड़ा बेस बन गया। तो रिस्क आपकी जो 15,700 15,800 पर आते पर एक ही रिस्क होती कि मार्च 8 के लोस टूट जाएंगे। 15,671 का लो था मार्च का, हम 15,740 से इस बार घूमे 3 बार, यानी कि वो लो से करीबन 60-70 पॉइंट ऊपर से घूम गए। तो वो जो एक रिस्क थी ना, वो लो तोड़ा तो बहुत खराब हो जाएंगे। क्लोजिंग बेसिस पे हमने तोड़ा, लेकिन ऐसे टूटे नहीं, और घूम गए वहां से। तो अब आपके लिए 16,000 बेस हो गया। तो अब आपकी रिस्क 200 पॉइंट की बची। क्यों 16,000 बेस से? 2 वजह से दीप। एक, 16,000 के पुट पर 76 लाख शेयर हैं, और मंथली एक्सपायरी में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी हमने यही बात की थी कि मंथली में भी 16,000 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 48 लाख शेयरों का वहां पर भी है। तो करीबन 1.25 करोड़ शेयर 16,000 के पुट पर खड़े हैं। सो वो आपके लिए बाइंग सपोर्ट हो गया मजबूत। करेक्ट। अब आइए, अब हम क्यों बढ़ेंगे और क्यों अब से लेकर कुणाल जी के आने के बाद 3 बजे तक के लेवल्स के लिए 3 बज के 5 मिनट का जो लेवल है वो 16,200 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्यों?
जब आप 16,200 पार कर चुके हैं निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर, तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स जो शॉर्ट है, नंबर बताऊं, वीकली एक्सपायरी का परसों है, परसों अभी कल का दिन भी है, परसों का दिन है। आमतौर पर ऐसे डेटा आपको वीकली एक्सपायरी के दिन दिखेंगे इतने भारी भरकम। एक ही दिन में देखिए मूड माहौल बदलते के 1,75,00,000 शेयर कॉल राइटर्स आज टोटल शॉर्ट है 16,200 के ऊपर। और अगर आप 16,300 के ऊपर निकल जाते हैं तो 2,25,00,000 शेयर कॉल राइटर्स ऐसे जो शॉर्ट हैं। तो चलिए 16,100 वाले और 16,150 वाले तो दुखी हो ही रहे होंगे, और 16,200 के ऊपर अगर आप टिके रह जाते 3 बजे तक, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है दीप के अब आपको कॉल जो ये कॉल राइटर्स हैं यही सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। जैसे ही नीचे आया आपको खरीदना है, और नीचे आने के लिए सबसे बढ़िया जगह खरीदने की आज के लिए अगर मिला मौका तो 16,150 पहली जगह है और 16,075 दूसरी जगह है। जो दूसरी वाली तो आने से रही, 16,150 तक आ सकता है। 16,200 के ऊपर 3 बजे तक टिके रहे तो आप क्लोजिंग 16,250 से 16,300 की रेंज में देने के लिए तैयार हैं, ये साफ नजर आ रहा। तो ये आपके लिए डेटा मजबूत। 16,300 अगली हल्की छोटी मोटी रुकावट है, लेकिन 16,200 पार करके टिकना बहुत जरूरी है। ब्रॉड रेंज जो दिख रही है 16,000, 16,200 और 16,200 3 बजे तक पार किया, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। ये तो होगी निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। आप हैं इस वक्त 34,263 पे। बैंक निफ्टी में भी अब आपके लिए आज के लिए 34,000 बेस बन गया। पिछले 2 दिनों से आप 34,000 को टच करने की कोशिश कर रहे थे। पहले 33,900 गया, फिर 950, फिर 33,825, आज फाइनली 34,000 के पार निकले। 34,000 क्यों बेस हो गया वो समझ लीजिए। 34,000 के पुट पर 20 लाख शेयर है, 24 लाख शेयर सॉरी, और 34,000 के कॉल्स पर 22 लाख शेयर। अब समझिए घटकर आप 200-250 पर नीचे आते हैं, 34,000 के नजदीक आते हैं, तो पहली बात तो वहां पर पुट राइटर मजबूती से खड़े हैं, यानी कि तेजी वाले ट्रेड। दूसरा 22 लाख शेयर जो शॉर्ट है बैंक निफ्टी में कॉल राइटर, वो 34,000 के नजदीक आते अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, इसलिए आप 34,000 के नीचे अब बंद नहीं हुए। 33,900 34,000 आपके क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो आपकी नीचे की रिस्क, जब मार्केट ऊपर में जा रहा है तो आपको नीचे की रिस्क पता होनी चाहिए, और नीचे जा रहा है तो उछाल में ऊपर कितना आ सकता है वो रिस्क पता होनी चाहिए। तो पहली ये चीज आपके क्लियर होगी, करेक्ट है। अब आइए ऊपर हल्की फुल्की रुकावट है 34,500 के आसपास 26 लाख शेयरों का। सो ब्रॉडली बचे हुए समय के लिए बैंक निफ्टी 34,000 34,500 की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। 34,500 के ऊपर बंद होंगे तो फ्रेश बड़ी खरीदारी, 34,000 के नीचे आएंगे तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। लगता है इसी रेंज में हम ट्रेड खत्म कर देंगे आज बैंक निफ्टी पर। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। इस बीच एबट इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, और नतीजों के बाद स्टॉक में आपको एक बड़ा रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। हाल ही में वायदा कारोबार में ऐड हुआ है काउंटर, और कुणाल जी आप चार्ट पुल अप करके रखिए सर, बिकॉज एक बड़ा स्पाइक नतीजों के बाद इस पर आते हुए दिख रहा है। वर्टिकल स्पाइक आ रहा है, 5.5% ऊपर एबट भाग रहा है नतीजों के बाद इस समय। मार्जिन्स में दमदार बढ़ोतरी हुई है, 18.8% से बढ़कर 23.4% के यहाँ पर आपको मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा है। 152 करोड़ के मुकाबले मुनाफा यहाँ पर हमने 211 करोड़ का आते हुए दिखा है। आय 1100 करोड़ से बढ़कर 1255 करोड़ की आपने आती हुई देखी है। तो ओवरऑल बेसिस पर देखें तो शानदार नतीजे एबट की तरफ से आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफे में आपने 42% की बढ़त देखी है, 206 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है। आय 14% बढ़ी है, मुनाफा लगभग 40% बढ़ा है, और कामकाजी मुनाफा 42.5% बढ़ा है। 5% का लगभग मार्जिन एक्सपेंशन भी देखा है। तो हर पैमाने पर जबरदस्त नतीजे एबट के आए हैं। कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ज्यादा लिक्विड काउंटर भी नहीं है, हालांकि वायदा कारोबार का हिस्सा जरूर है ये, बट प्रदर्शन शानदार रहा है एबट का। कुणाल जी, 1,000 रुपए ऊपर एबट नतीजों के बाद। देखिए दीपांशु, चार्ट अच्छा है। स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कई महीनों में देखा है, और स्टॉक करेक्ट होकर के अब इन स्तरों पर आ चुका है। यहाँ पर बेस भी बन गया है, ब्रेकआउट भी आज नतीजों के बाद आता दिख रहा है। लेकिन मेरी राय यह है कि ट्रेडिंग ना करें, स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं आज खरीद के कल बेच देंगे या 2-4 दिन में एग्जिट करेंगे, वो रणनीति इसमें लागू नहीं होती। इसको खरीद कर अगर आप रख सकते हैं, सहेज के रख सकते हैं, तब तो जबरदस्त निवेश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस पर ट्रेडिंग करने की राय नहीं है, तो मेरी राय है अवॉइड करें। ओके, अवॉइड करें, ये राय है आपके लिए एबट। ये भी ट्रेडिंग वाला तो स्टॉक है ही नहीं, ट्रेडिंग वाला तो इन्वेस्टमेंट वाले पता नहीं क्यों आया है, पता नहीं एफएनओ में क्यों। एक ये है, एक ओरेकल है, ये इनको तो हनीवेल ऑटोमेशन है, बॉश, इनको तो पोर्टफोलियो में रहने दो, पोर्टफोलियो में एफएनओ में क्या काम है इनका। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है अनिल जी। जब से F&O में आया है
स्टॉक में देखिए अनिल जी, इतना लंबा शानदार अपट्रेंड चल रहा था, F&O में आने के बाद लगातार स्टॉक गिर रहा है, मेजर ब्रेकडाउन्स हो गए, लगातार नीचे आ रहा है। तो अनिल जी ऐसे स्टॉक्स को F&O में बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। तो अनिल जी आपकी बात तो चारों ओर सुनी जाती है, तो अनिल जी काफी सारे स्टॉक हैं और कुछ हैं अनिल जी जो ना आए, इसके लिए भी आपको प्रयास करने चाहिए। हमारी वजह से कुछ कुछ बचे हुए हैं। नहीं तो दुश्मनों की नजर तो है ही, आपको पता है, नहीं आ रहा है डीमार्ट और F&O में बचा हुआ है अभी तक। देखिए F&O में आने के बाद स्टॉक में चाल बदल भी जाती, ये बात है। आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर क्या इरादा, खरीदेंगे आप? तो पूछने की बात। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल खरीदना ही है अनिल जी। दो स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जबरदस्त तेजी पूरे बाजार में वापस से शुरू हुई है। ये तो तेजी तो अभी हुई है, लेकिन आपके तो मंदी वाले में भी भाग गए। वो टेक्नो इलेक्ट्रिक में देख रहा था सुबह सुबह गजब की दौड़ लगा, परसों दिया था ना आपने? कल अनिल जी कल दिया था। कल हाँ 270 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 300 के टारगेट थे, अभी 293 हो गया है। वाह बधाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बधाई हो सेठी साहब। अब बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक वापिस से टेक्सटाइल स्टॉक रडार पे है। जिस तरह से थोड़े दिन पहले मैंने रूपा एंड कंपनी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, फिर इंडो काउंट को रिकमेंड किया, सब में बहुत अच्छी तेजी देखी गई। आज का जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केवल किरण क्लोथिंग, KKCL, जो कि अभी 222 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। इनका एक जीन्स का जो डेनिम का ब्रांड है किलर, वो मासेज में बहुत पॉपुलर है। 60% रेवेन्यूज कंपनी के उस ब्रांड से आते हैं। उसके अलावा इंटेग्रिटी, लोमन, PG3, फिर इजीज नाम से इनके चिनोज आते हैं जो कि काफी पॉपुलर है। फिर हाल ही में कंपनी ने विमेन वेयर में भी फोरे किया है, देसी बेले करके एक ब्रांड को एक्वायर किया है। और बाकी कंपनी का अच्छा नेटवर्क है, 350 करीबन रिटेल स्टोर्स है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23%। और मार्च तिमाही तो बहुत ही गजब की मार्च तिमाही कंपनी ने रिपोर्ट करी। 8 करोड़ का जो पिछले साल मार्च तिमाही में प्रॉफिट था, वो बढ़ के 24 करोड़, मतलब 3 गुना प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और अगर आप एनुअल देखेंगे तो FY22 में, FY21 में जहां 19 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 81 करोड़ का पैट हो गया। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक आज भी ट्रेड करता है। और आज तो बाजार बंद होने के या अभी टुवर्ड्स द फैग एंड टेक्सटाइल की आज एक मीटिंग भी है पीयूष गोयल जी की, मुझे लगता है वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 240 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 210 रुपए का। 210 का स्टॉप लॉस, 240 के टारगेट, खरीदारी करनी है केवल किरण क्लोथिंग में। ओके, लेकिन केवल नहीं, दूसरा स्टॉक भी है, 2 स्टॉक है, सिर्फ केवल किरण नहीं। बताएं सर दूसरा शेयर। हाँ अनिल जी, बिल्कुल दूसरा स्टॉक जो है वो वापस एक पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, जिस सेक्टर में एक तूफानी तेजी हम देख ही रहे हैं। स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स, POWERMECS, पावर मेक प्रोजेक्ट्स। 910 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जबरदस्त ऑर्डर बुक, अराउंड 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। और इसके इस तिमाही के नतीजे आने वाले हैं 21 तारीख को, मतलब इस वीकेंड पे आएंगे। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे नतीजे होने चाहिए। फिर अच्छा खासा FIIs, DIIs का इंटरेस्ट है 13% का, जिसमें HDFC है, DSP है, IDFC है, प्रोमोटर अराउंड 63.7% स्टेक ओन करते हैं। तो एक सॉलिड कंपनी है और इसको इन लेवल्स पे 910 के आसपास खरीदने की सलाह, 950 का टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय पावर मेक प्रोजेक्ट्स पर, जहां पर आप नजर रखिए और साथ ही नजर रखिए केवल किरण। 2 बेहतरीन कॉल सेठी साहब की तरफ से। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी जो कॉल मैं देने जा रही हूँ वो कॉल मतलब सबसे पहले मैं आशु जी का ही नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि ये कॉल उनके लिए मैं दे रही हूँ। उनका फेवरेट एक स्टॉक है जो आज सुबह से मेरा रडार पर है। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प, जिसमें फॉर्मेशन देख के लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है, पर अभी भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रहा है, शायद हो रहा है, पर जो भी है आज का मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ही ज्यादा से ज्यादा है। मेटल में भी शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिल रहा है, डेल्टा में भी मिल रहा है, पर इस शॉर्ट कवरिंग के लिए भी स्टॉक 250-55 तक
मैक्सिमम जा सकता है। जिस दिन ये स्टॉक 55 के ऊपर जाएगा, वहां पे क्लोजिंग दे देगा, उस दिन हो सकता है कि कॉन्फिडेंटली ये कहूंगी कि इसका बॉटम हो चुका है। डेल्टा कॉर्प अभी मेरा रडार पे आया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ बहुत जबरदस्त चल सकता है। 250 का पहला टारगेट, 255 का दूसरा टारगेट, 255 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो 280 का सीधा टारगेट लगाएंगे। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ वो है 235, 36, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाने से ही चलेगा। वो ठीक है, आप दे रहे हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा को आपके चार्ट पे अच्छा है, तो आशु जी के हिसाब से मत देना। सिमी, आशु जी ने मना किया हुआ है, अभी कल परसों आए थे आशु जी, बोले थे मैं अभी आजकल डेल्टा को मना कर रहा हूँ, तो आप इसीलिए तो दिया है ना मैंने। अच्छा, इसलिए ओ, मुझे लगा आशु जी का फेवरेट आशु जी आज स्टूडियो पर है भी नहीं, हाँ इसलिए और दिए। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा को पसंद है सिमी जी को, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय। DLF ये है वो स्टॉक जो देने वाला है नतीजे कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने के लिए तैयार है आशीष हमारे साथ स्टूडियो में। आशीष, अनुमान? सर बहुत मिले जुले नतीजे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप टॉप लाइन देखें तो यहाँ पर 20% की गिरावट रहेगी, क्योंकि पिछले साल इनकी बिक्री अच्छी थी, इस बार बिक्री कम हुई है, इसके चलते आपको जो टॉप लाइन है यानी आय में थोड़ा सा कट देखने को मिलेगा 20% का। लेकिन अच्छी बात यह है कि कामकाजी तौर पर जो नतीजे हैं वो बढ़िया हैं। कामकाजी मुनाफा है बेटा देखें तो यहाँ पर साल दर साल आपको 2% की ग्रोथ नजर आएगी, करीब 454 करोड़ से बढ़कर 464 करोड़ रहेगा। और मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपांशन है, 27% के एबिटा मार्जिन पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, इस बार बाजार जो है 34% का अनुमान लगाकर चला है। लेकिन क्योंकि मिले जुले इसके लिए, क्योंकि मुनाफे का भी आंकड़ा देखें तो बहुत फ्लैट है, करीब 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 464 करोड़ है जो मुनाफे का एस्टिमेट है, यानी हर लिहाज से आप देखें तो काफी मिक्स्ड नंबर्स DLF जो है वो पेश कर सकता है। ओके, तो DLF है वो स्टॉक्स जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती, सॉरी माफ कीजिएगा, नतीजों के लिहाज से आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आइए, खरीदारी करने की राय तो कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आ रही है, और उसी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल भी। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का एक्शन। बताएं सर, क्या है आपकी कॉल? दीपांशु, हमारा बिगुल चार्ट कॉर्नर का है, बट पिक्स वेरी वेरी स्पेशल पिक है, और स्टॉक है गोदरेज सीपी। इस स्टॉक के अंदर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़े चार्ट पर एक बड़ी इंटेंसिटी का रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 900 रुपीज के लेवल तोड़ने का स्टॉक दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप ओवरऑल सेक्टोरल कंपैरिजन देखें तो हालांकि आज मेटल्स में सबसे बड़ी तेजी है, लेकिन जो सबसे मजबूत चार्ट हैं वो FMCG स्टॉक्स के हैं, और गोदरेज सीपी में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। नॉट टू बी मिस्ड बाय है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 808 रुपए पर 808 पर रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 850 रुपए का, 850 का। इवेंचुअली ये स्टॉक जो है 865, 870 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 850, 865 के दो टारगेट्स के लिए गोदरेज सीपी में हमारी खरीदारी कराएं। आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर जहां पर आपको करके चली है खरीदारी, मोमेंटम में ये भी आते हुए दिख रहा है। FMCG का सुबह से ही योगदान है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी एक बेहतरीन कॉल आने की तैयारी में है। कल के 2000 पर वक्त है 2:45, और करते हैं स्वागत भसीन साहब का भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। लंबे समय बाद एक बढ़िया अपमूव आ रही है बाजार में, और गेंस होल्ड करते हुए दिख रहे हैं 2.5% ऊपर। पहले तो एक बार बाजार पर अपना व्यू दें सर। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आपको याद है अनिल जी को मैंने कहा था 16,250, 16,200 जाएगा, 15,850 का था, 15,700 का स्टॉप लॉस। उस समय कोई बाय कॉल नहीं दे रहा था, और आपको मैंने डेट भी दी 17-18 से बाजार घूम जाएगा। अब मेरे हिसाब से सर 800 पॉइंट की तेजी की बात कर लो तो 17,000 की तरफ देखो, क्योंकि ऑल बैड न्यूज इज इन, ग्लोबल रैली है। आज मेटल्स और IT में आपको दिख रहा है कि कितने ओवरसोल्ड थे, तो कोई दो राय नहीं, ये लेने वाले मौके थे। अगर अभी भी चूक गया तो जहां भी करेक्शन मिले लीजिए। द बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी शुड बी लुकिंग एट अ वेरी स्मार्ट 700 to 800 पॉइंट रैली ऑन दी अपसाइड। ओके, तो बड़ी रैली के लिए बाजार तैयार हो रहा है, यहां से भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। बताएं सर, फिर क्या होगी आपकी स्ट्रैटेजी इस तेजी में? पहले आपको अपडेट दे दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए 10% अप है, जहां से कहा था BEL, वेदांता, हिंडाल्को, मदरसन सुमी, अल्ट्राटेक, M&M फाइनेंस, रिलायंस, IRCTC। अब आपके लिए 3 बाइज हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, बताएं।
तो सबसे पहले लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी। आपने कोई भी जिसने भी पैरामीटर में देखे, गोदरेज प्रॉपर्टी रिजल्ट्स फॉर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और उनमें कोई दो राय नहीं। द टाइप ऑफ लॉन्चेस दे आर गिविंग, आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टी इज अ मस्ट हैव। और प्रॉपर्टी में डिमांड इतनी है दीपांशु, मैं बता नहीं सकता। 1400 रुपए में रख लिए, 1370 का स्टॉप लॉस और 1500 का टारगेट कम से कम। दूसरा पिक होएगा मेरा बंधन बैंक 339 पे। एक्सलेंट नंबर्स और अनक्वेश्चनेबली दिस इज हेडेड टू 375 फर्स्ट एंड देन 400। तो 340, 339, 340 में 330 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 360, 363। और तीसरा पिक होएगा दीपांशु L&T इन्फोटेक, जिन्होंने अभी गूगल के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी टाई अप किया है। 4260 में लीजिए, 4250, 60 में 4170 का स्टॉप लॉस, 4650, 4700 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 3 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही हैं इस समय। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर खरीदारी करनी है, 1370 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका 1500 का। बंधन बैंक 360, 363 के टारगेट, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 330 का। और L&T इन्फोटेक 4170 का स्टॉप लॉस, पर यहाँ पर बड़े टारगेट्स आ रहे हैं भसीन साहब की तरफ से। 4650, 4700 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात और बाजार के मूड, माहौल और एक्शन पर फिर से करेंगे बातचीत। इस बीच आइए, अनिल जी भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ। थोड़ी देर में कल के 2000 लेंगे उनसे। उससे पहले एक बार बाजार पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि 750 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी और अब 16250 का अटेम्प्ट निफ्टी आपको करते हुए दिख रहा है। तो किसी भी लेवल से डिप बाजार में नहीं आ रहा है, बल्कि खरीदारी और स्ट्रेंथन होती हुई आपको इस समय दिख रही है। तो पूरा एक्शन बाजार में बना हुआ है। मेटल स्टॉक्स इस समय रैली को लीज कर रहे हैं। 400 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। बड़ा एक्शन है इस समय और फ्रेश खरीदारी एबट के तो नतीजों के बाद आई ही है। डीएलएफ पर भी जो अभी हम बात कर रहे थे वहां पर है। कोरोमंडल भी इस समय अच्छी लीडरशिप दिखा रहा है। पीवीआर में भी आपको एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। पीवीआर का स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर, ये भी आपको आते हुए दिख रहा है। और ये वीक बाजार में भी थोड़ा होल्ड आउट कर रहा था, आज फिर से थोड़े अच्छे एक्शन में पीवीआर आपको दिख रहा है। शरद जी, अनलॉक थीम तो है ही और पीवीआर लगातार एक्शन में भी रहा है। थोड़े अच्छे रिलीजेस भी रिसेंटली आए हैं, यहां से कैसी चाल देखते हैं सर इसकी? जैसे जैसे ओपनिंग अप होती है हमें लगता है काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे ओपनिंग अप ट्रेड और ज़्यादा पकड़ता है टूल, वैसे वैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रेजुअली इनकी जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है अगले 2 सालों की, उसमें भी काफ़ी बड़ी री रेटिंग होगी। तो मुझे लगता है उस हिसाब से स्टॉक में मजबूती रहनी चाहिए। तो ये है आपके लिए पीवीआर, मजबूती बनी हुई है, मजबूती रहनी चाहिए। अच्छा, एबी कैपिटल, इस पर डालनी है नजर, क्योंकि कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, आज थोड़ी राहत आ रही है एबी कैपिटल के काउंटर पर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में इस कंपनी को लेकर, इस काउंटर को लेकर, आइए समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, स्टॉक जो है काफी सुर्खियों में है। सबसे पहले बता देता हूं कि मैटर क्या है। कल एक न्यूज आर्टिकल हमने देखा था कि जिसका इंपैक्ट आया था, स्टॉक में गिरावट भी आई थी। जिस न्यूज आर्टिकल में लिखा गया था कि एक विसिल ब्लोअर है कंपनी के एम्प्लॉय, जिन्होंने शिकायत की है कि वहाँ पर जो है जो एबी कैपिटल में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के जो है वो आरोप लगाए गए हैं। और जो इतने भी बड़े पोजीशंस पर आप है, जैसे देखें तो जो सीईओ हैं इनके ए बाला सुब्रमण्यम है, या फिर सीआईओ महेश पाटिल, इक्विटी ट्रेडर जो है गिरीश पाटिल, इनके ऊपर फ्रंट रनिंग के जो है वो आरोप लगाए गए थे। और इस आर्टिकल में जिक्र किया गया था कि जो पूर्व सीईओ हैं अजय श्रीनिवासन, इन्हें भी इन आरोपों के चलते जो है इनको पद से हटाया गया था। हालांकि इसके बाद हमने देखा था कि कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सफाई आती हुई दिखी, क्योंकि देखिए कंपनी ने सबसे पहले बात किया कि ये जो आर्टिकल है, आप इन कंपनी की सफाई देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इनका जो आर्टिकल है वो निजी स्वार्थ या फिर आप ये समझ लीजिए कि हित से प्रेरित है, क्योंकि विसिल ब्लोअर की शिकायत के बाद कंपनी ने खुद एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन किया, इसके बाद जांच की और जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अजय श्रीनिवासन को ये पद से हटाने के बाद जो न्यूज़ आर्टिकल कर रहा है, इसमें कहा गया कि इन्होंने जो है इस पद पर 14 साल तक बने थे, इसके बाद इसी ग्रुप में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो गए हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और एक और बात यहाँ पर कही गई कि जो इक्विटी ट्रेडर हैं गिरीश पाटिल और सीआईओ महेश पाटिल, इनका कोई रिलेशन है, तो इसके ऊपर भी कंपनी ने जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन किया है कि इन दोनों के बीच में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं है। और साथ में जो इंडिपेंडेंट कमेटी ने जो फाइंडिंग्स किए, इसमें भी कोई भी रॉन्ग डूइंग का जो है वो पता नहीं चल पाया। तो कंपनी की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सफाई आती हुई दिखी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस आर्टिकल में लिखा गया था।
कंपनी की तरफ से पूरी तरह से खंडन किया गया है और इसलिए हम अब देख भी रहे हैं एक रिलीफ रैली आई है एबी कैपिटल में। स्टॉक रीसेंट प्रेशर के बाद अब आपको संभलते हुए भी दिख रहा है, तो एबी कैपिटल इस पर भी रखनी है आपको नजर। एक दो फार्मा के काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक तो लॉरस लैब्स देखिए, यहां पर आपको एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखेगा। ग्लेनमैक फार्मा मूव कर रहा है। ग्रैन्यूल्स यहां पर नतीजों से पहले आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी जरा ग्रैन्यूल्स के चार्ट पर राय दें सर। दीपांशु, ग्रैन्यूल्स में देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। और दीपांशु ये जो अपमूव है काफी समय बाद देखने को मिला है, मच अवेटेड अपमूव है। यहाँ पे पहला टारगेट 257 का बैठता है, दूसरा टारगेट 261 का बैठता है और स्टॉप लॉस लगभग 244 245 के लेवल्स के अराउंड आता है। तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ा एक्शन बन रहा है। एक बड़ा एक्शन मजगांव डॉक में बनते हुए दिख रहा है। इसका स्पाइक देखिए सुमित जी, जरा मजगांव डॉक का चार्ट पुल अप करें सर। 8% का स्पाइक आ रहा है और अभी अभी एक फ्रेश अपमूव आती हुई दिखिए मजगांव डॉक के चार्ट में। जरा बताएं इसके चार्ट के बारे में। बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक के अंदर एक लोअर लेवल से इनफैक्ट 200 डीएमए को टेस्ट करके एक अच्छा बाउंस है। स्टॉक 300 का लेवल क्रॉस करेगा और 300 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा तो 320 से 325 तक का मूव मजगांव डॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी पोजीशंस होल्ड करें, अभी इस वीक में और तेजी देखने को मिलेगी मजगांव डॉक के अंदर। इस वीक और तेजी देखने को मिल सकती है जहां तक मजगांव डॉक का सवाल है और ये स्टॉक भी अब फोकस में आ रहा है। एबी कैपिटल अभी आशीष बात कर रहे थे और आशीष के बात करते करते जरा चार्ट को फिर से पुल अप करिए। 5% हो गया एबी कैपिटल। अभी एक वर्टिकल स्पाइक एबी कैपिटल के चार्ट में आते हुए दिखा है। 100 का लेवल क्रॉस कर रहा है। थोड़ी देर पहले 98 के लेवल पर था। नितिन जी जरा एबी कैपिटल का चार्ट देखें। कल ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इवेंट्स की वजह से कमजोर था, वैसे भी रिसेंटली बाजार की कमजोरी से ये भी काफी गिरा है। अब एबी कैपिटल पर एग्जैक्टली 100 के लेवल पर क्या व्यू बनता है सर? देखिए कल एक तरीके से वॉल्यूम बॉटम बना है। कल वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे और 90 के आसपास का लो बना है, तो वो काफी वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम बॉटम एक तरीके से हम इसे बोलते हैं। और ये यहाँ से कम 106 से 108 तक ऊपर जाना चाहिए। अभी 101 के आसपास है, तो बाय पोजीशन होल्ड करना चाहिए या फ्रेश बाय करते हैं तो 108 से 110 के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 97 का बनेगा। तो 97 का स्टॉप लॉस बनता है, पर यहाँ से और अच्छी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। बात करते करते हमने देखा कि एबी कैपिटल में एक बड़ी वाली मूव आपने बनती हुई देखी है। एचडीएफसी एएमसी में एक बड़ी वाली मूव बन रही है। आज बीटन डाउन स्टॉक्स का दिन है जहां पर आपके सारे काउंटर्स रिबाउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिंस ऑफ कोर्स इसमें एक्शन बना हुआ है, ये तो काफी एक्टिव रहा भी है रिसेंटली और आज फिर से तेजी में आ रहे हैं। वागले साहब कमिंस देखें सर, 1000 का लेवल अभी क्रॉस किया थोड़ी देर पहले। अंशु पैटर्न बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये ज्यादातर मैं ट्रेडिंग के राय से नहीं रिकमेंड करता, लेकिन पोजिशनल व्यू मेरा इसमें 1100 का है। तो अभी 1020 पे मे बी ऑन 10, 12, 15 रुपीज करेक्शन और भी ऐड कर सकते हैं। आपका 990 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक 3 से 4 दिन में भी 5 दिन ये 1100 तक जा सकता है। प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है ये लेवल सही है एंट्री करने का। आपने सही लेवल पे आइडेंटिफाई किया या पूछा है। तो ये है आपके लिए राय जहां तक कमिंस की बात है। 1000 के लेवल के ऊपर गया है और अच्छी मूव ये दिखा रहा है। इस बीच 16250 के ऊपर आपको निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है। 400 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी में आ रही है इस समय। बड़ा एक्शन बना हुआ है। आइए इस एक्शन में अनिल जी के जो कॉल है वो ले लेते हैं। बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में और स्टॉक है आदित्य बिरला फैशंस, एबी एफआरएल 278 279 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और आज का लो जो है 272 का, वो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 287, 292 और 297, ये 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। देखिए कल आने वाले हैं रिजल्ट्स और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आप देख लीजिए, एक के बाद एक सुपर आते दिख रहे हैं। और यहाँ से इसका आइडिया मुझे आया अभी जब सेठी साहब टेक्सटाइल स्टॉक रिकमेंड करके गए थे केवल किरण, कल रेमंड्स के रिजल्ट्स आप देख लीजिए, ज़बरदस्त आए। गोकुलदास देख लीजिए। तो टेक्सटाइल और रिटेलिंग, ये नेचुरली रिटेलिंग में तो कपड़े तो वो यही बेच रहे हैं जो भी वो लोग बना रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इनके नंबर्स बढ़िया आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो नतीजों के पहले एक मौका बन सकता है आपके लिए खरीदारी करने का। 272 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 287, 287, 292 और 297, ये 3 टारगेट हैं जिसके लिए आदित्य बिरला फैशन के फ्यूचर्स में आपके लिए खरीदारी करने का बन सकता है मौका। ये आपके लिए राय है।
एबी फैशन। एक बार फंडामेंटल राय ले लेते हैं सर, बिल्कुल। शरद जी हैं। शरद जी, आदित्य बिरला फैशन आपके रडार पे है? नहीं, बहुत एक्टिवली तो ट्रैक नहीं करता मैं। चलिए, बट नजर रखिए ये स्पेस है जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। एक स्टॉक जो डेफिनेटली शरद जी ट्रैक करते हैं और हमारा पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ट्रैक करता है, अनिल जी भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, आईटीसी। सारे निवेशक भी इस पर नजर लगा के बैठे हैं। कल आने वाले नतीजे, आज नहीं, बट कैसे रहेंगे नतीजे, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, नतीजों से पहले स्टॉक तो बढ़िया एक्शन में, नतीजे भी ऐसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे दीप, नतीजे तो अच्छे रहेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और अब तक देखिए पूरे आपने जितनी एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स आए उसमें देखा कि मार्जिन में गिरावट है, लेकिन इस कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी होने वाली है 33.7% से बढ़ के 34.7, यानी कि कुल 1% के आसपास जो है इस कंपनी के मार्जिन बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो सिगरेट का कारोबार देख लीजिए। सिगरेट के जो वॉल्यूम्स है उसमें 5 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। सिगरेट की जो सेल्स है, रेवेन्यूज़ है, उसमें 12 से 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। अब ये इसके लिए है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी हद तक सिगरेट में प्राइस हाइक्स लिए थे, उसका फ़ायदा जो है आपको साल दर साल इस कंपनी के ओवरऑल सिगरेट के कारोबार में देखने मिलेगा। नो डाउट एफएमसीजी का जो कारोबार है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम वहाँ पे फ्लैट रहने वाले और मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है। लेकिन बाकी कारोबार आप देखिए, कंपनी का होटल कारोबार, पेपर कारोबार, एग्री कारोबार, ये जितने भी कारोबार है एग्री का खासकर कारोबार, वहाँ पे सब अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। खासकर होटल याद रखेगा, बेस जो है वो काफ़ी लो है तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। रेवेन्यू 14.5% बढ़ेंगे, मार्जिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ 1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफे में 12% की बढ़ोतरी 4200 करोड़ पे आएंगे। तो एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखेंगे ना तो इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। ओके, नंबर रहेंगे दमदार। और कैश में 260 रुपये ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स में कैश में 265 रुपये, 5 रुपये प्रीमियम पर है फ्यूचर्स में। आप देखिए आईटीसी, जरा दोनों दिखाइए, कैश और फ्यूचर, आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कुणाल जी के अनुपस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने का सिलसिला बरकरार है बंसल जी का, और बंसल जी का दूसरा टारगेट भी हिट होता हुआ दिख रहा है। वाह क्या बात है, बंसल जी ने आईटीसी के भी टारगेट दोनों हिट कर दिए। 257 और 260 ये दोनों टारगेट्स हैं जो आज के आईटीसी के लिए बंसल जी ने कहा था। 50% बधाई बंसल जी, स्वीकार करें। बंसल जी, आवाज आ रही कि नहीं? धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, काफी दबाव में रहता हूँ जब मैं अकेला बोल देता हूँ अनिल जी। अच्छा, क्योंकि जी बंसल जी, कुणाल जी का, अनिल जी, स्टूडेंट्स का काफी प्रेशर रहता है, वो कुणाल जी की एब्सेंस में कुणाल जी को पूरा फीडबैक भेजते रहते हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए आईटीसी पर। अभी रिजल्ट्स के पहले अब क्या अपडेट है, एक बार जरा चार्ट देखिए। अनिल जी, चार्ट्स काफी बढ़िया हैं और चार्ट्स पर एकदम नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने सिर्फ इंट्राडे के लिए लिया था वो तो बुक कर लें, एल्स कैरी करना चाहिए। अनिल जी, मेरा तो मानना है कि नतीजे भी बढ़िया आएंगे। अभी तो वो सिगरेट की अनिल जी सेल बढ़नी शुरू हुई है, और कल आशु जी भी आके बोल के गए थे कि डीमर्जर किस बात का, 90% बिजनेस एक है और दूसरा बिजनेस बहुत कम है। तो जो बड़े वाला बिजनेस है अनिल जी, वहां पर हर तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसी का हाजमा है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए, होल्ड डेफिनेटली करना चाहिए। ये आपके लिए आईटीसी। कल नतीजे कैसे नजर में आते हैं ये जरूरी रहेगा। शरद जी से भी पूछा जाए, शरद जी रिसेंटली आउट परफॉर्मर रहा है, इनफैक्ट मार्केट की गिरावट में एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है आईटीसी। किस तरह का सहारा दिखता है सर इस बार नतीजों से, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन? देखिए, एक्सपेक्टेशन नतीजों में हमें लगता है सिक्वेंशियली टॉप लाइन वगैरह में तो कोई खास ग्रोथ की हम उम्मीद नहीं कर रहे, बट सिक्वेंशियली प्रॉफिटेबिलिटी में, नेट प्रॉफिट के लेवल पे हमें लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने मिलना चाहिए। 12 से 13% जैसी ग्रोथ सिक्वेंशियली पैट लेवल पे दिख सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट है। और जहाँ तक वैल्यूएशन का सवाल है, अगर आप पूरी एफएमसीजी स्पेस में देखें तो ये एकमात्र कंपनी है जो 17-18 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे मिल रही है। तो मुझे लगता है आइडियली इसको 25 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड करना चाहिए जैसे जैसे ये नॉर्मलाइज होता है। तो उस लिहाज से 350 तक के लक्ष्य हमें लगता है संभव है। तो 350 के टारगेट्स के लिए आईटीसी आने वाले एक्शन में दिख सकता है। बड़े टारगेट्स हैं शरद की तरफ से, ऑफकोर्स देखना पड़ेगा किस गति पर आईटीसी उन टारगेट्स की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। सफायर फूड्स, एक बार इस पर भी रखिए नजर, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 14 करोड़ के घाटे के सामने 26 करोड़ का मुनाफा आया है। आय 341 करोड़ से बढ़कर लगभग 500 करोड़ की आपको आती हुई देखिए। तो जबरदस्त नतीजे सफायर फूड्स के आपको आते हुए दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है और आय में भी आपने बेहतरीन बढ़त देखी है, और इसलिए स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है 2-2.25% ऊपर सफायर फूड्स का।
चार्ट ट्रेड करेगा। पीआई इंडस्ट्रीज, आज सुबह वागले साहब से इस काउंटर के बारे में बात करी थी और वागले साहब सुबह थोड़े एक्शन में जरूर था, अब देखिए फ्रेश स्पाइक आ रही है पीआई में, 2500 का लेवल क्रॉस करा। आई थिंक आप सुबह भी इन लेवल्स के आसपास की बात कर रहे थे। कोई ट्रेड दिखता है या फिर इन लेवल्स पर अब मुनाफा वसूली आएगी? नहीं दीपांशु, शायद मैंने कहा था 2600 तक ये स्टॉक जाना चाहिए और आई थिंक ये 2600 के लिए रेडी, अभी 2525 है। आपका स्टॉप लॉस 2690 का होना चाहिए। पोजिशनली 1 से 2 दिन में भी 3 दिन ये 2600 तक जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो 2600 तक जाने की तैयारी में है पीआई इंडस्ट्रीज। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक आपको बनते हुए दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग, अभी थोड़ी देर पहले इसी काउंटर के बारे में हम बात भी कर रहे थे और फोकस में भी है। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रहेंगे एलआईसी के नतीजे, एलआईसी हाउसिंग के। आप तो एलआईसी, आप सिर्फ एलआईसी हाउसिंग के लिए रेफर नहीं कर सकते। वरुण बताइए। ओके, नतीजे दीप अच्छे रहने वाले हैं। एनआई करीब 3-3.25% के आसपास बढ़ेंगे, 1555 करोड़। मुनाफा अच्छा खासा बढ़ेगा, 400 करोड़ से बढ़ के 845 करोड़ के आसपास आने वाला है, यानी कि दुगना होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रोविजनिंग कम हो रही है, जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलेगा। इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें 1% के आसपास की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी मदद जो है इस कंपनी को मिलने वाली है। तिमाही अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनिंग जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, साल दर साल नो डाउट कम होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। लोन ग्रोथ जो है करीब 8 से 10% के आसपास रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो फ्लैट रहेंगे 2.4% के आसपास के। तो नतीजे अच्छे ही रहने वाले, ठीक ठाक रहने वाले, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इतना तो शायद पक्का है। तो नतीजे अच्छे रहेंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बस और क्या चाहिए। देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस एलआईसी हाउसिंग की। वैसे स्टॉक अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो ऑलरेडी अच्छे एक्शन में आ चुका है एलआईसी हाउसिंग। आज की भी मूव अगर आप डिस्काउंट कर लें, क्योंकि आज पूरा बाजार ही अच्छे एक्शन में, तो पिछले 5-6 सेशंस की जो ट्रेडिंग रही है एलआईसी हाउसिंग में बाकी बाजार के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया आपने होती हुई दिखी है, तो इस पर भी आपको रखनी है नज़र है कुछ और काउंटर्स पर। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में देखिए क्या बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टरलाइट टेक 14% का उछाल इस समय दिखा रहा है। जरा इस काउंटर को रेडार पर लाएं, 180 का लेवल स्टरलाइट टेक क्रॉस करते हुए दिख रहा है और 14% ऊपर ये आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो डेफिनेटली एक बड़ी मूव वहां पर आ रही है। ग्राफाइट इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज की हम बात कर ही रहे थे, ग्राफाइट इंडिया देखिए 7% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सिमी जी जरा ग्राफाइट इंडिया के चार्ट पर नजर डालिए, एक बड़ी वाली मूव आती हुई दिख रही है इस पर। दीपांशु, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि स्टॉक 470 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, वहां पे क्लोजिंग दे पाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। 470 के ऊपर मैं फ्रेश तेजी का कॉल यहाँ पे दे सकती हूँ और तब जाके स्टॉक 500-510 का टारगेट दिखा सकता है। अभी तक मैं ये कहूंगी कि जो जिन्होंने आज ही लिए हैं, सुबह लिए हैं, अभी होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है कि 445 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक। 500-510 का ओवरऑल टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म में मिलना चाहिए। ओके, तो 500 और 510 के टारगेट के लिए ग्राफाइट इंडिया पर रखनी है आपको नजर। देखिए इस पर एक मूव आ रही है। एक कॉल तैयार है वागले साहब की तरफ से, आइए चलते हैं उनके पास। बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी के तौर पे आईजीएल बाय करके चलना चाहिए। 387-387.50 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 400 के पार जाने के लिए तैयार है। कल के दिन में ही 10 से 12 रुपए, मतलब 396, 398 या मे बी 400 मिलेगा। पोजिशनली 410 से 415 2 से 3 दिन में मिलना चाहिए और इसका आपका स्टॉप लॉस 384 का होना चाहिए। आईजीएल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, हमारी रिसर्च का लिंक आपके लिए आने की तैयारी में। सबसे महंगे वाले स्टॉक पर जो हमने रिसर्च की थी वो थोड़ी देर में आपके लिए आएगी। लेकिन महंगे से याद आया, महंगाई और हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा पिछले 1-2 हफ्तों में अगर आपने सबसे ज्यादा किसी की चर्चा सुनी तो 2 ही शब्दों की, एक महंगाई और दूसरी ब्याज दरें। महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, श्रीलंका में बढ़ गई, हमारे यहाँ बढ़ गई, और ये महंगाई जो बढ़ रही इसको रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ेंगी। अमेरिका में बढ़ना शुरू हो गई, हमारे गवर्नर साहब ने अचानक से मीटिंग करके बढ़ा दी। तो काफ़ी लोग हमें लगातार कह रहे हैं कि ये महंगाई का ब्याज दरों का कनेक्शन क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्या ब्याज दरें बढ़ने से ये सब हो जाएगा। तो आइए कल सुबह 11 बजे हम आपके लिए करने जा रहे हैं एक विशेष शो, महंगाई की पाठशाला। तो मैं और दीप आपके साथ होंगे और कल ये विशेष शो हम लेकर आ रहे हैं। इस पर हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार रिसर्च करके हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन जमा करके लेकर आए कि किस तरह से महंगाई का और ब्याज दरों का कनेक्शन है,
महंगाई के बढ़ने घटने से ब्याज दरों पर क्या असर पड़ता है, ब्याज दरें बढ़ने घटने से महंगाई पर क्या असर पड़ता है, महंगाई को काबू में लाने के क्या क्या तरीके हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक जो होते हैं वो क्यों ब्याज दरें बढ़ाते घटाते हैं, ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, क्या आपकी जेब पर कोई असर पड़ता है, नौकरियों पर असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आती है। और क्या वाकई में ब्याज दरें बढ़ाने से क्या चीज़ें सस्ती हो जाएगी, तो ढेर सारे सवाल है। तो महंगाई का पूरा कनेक्शन ब्याज दरों के साथ, ये सारा का सारा कल हम आपको समझाएंगे। तो महंगाई की पाठशाला देखना मिस मत कीजिएगा। तो कल हमारी पूरी टीम ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है, मेहनत की है, तो आसान भाषा में कल आपको पूरा का पूरा महंगाई का फॉर्मूला समझने को मिलेगा। तो अब आप सोच रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं समझूँ ना समझूँ महंगाई का, लेकिन महंगाई से आपके हर एक इन्वेस्टमेंट का कनेक्शन है। चाहे वो आप फिक्स इनकम में डालो, चाहे आप इक्विटी में डालो, गोल्ड में डालो, किसी भी एसेट क्लास में डालो, इवन करेंसी मार्केट का सीधा सीधा कनेक्शन है। तो ये सारे कनेक्शन कल हम आपको समझाएंगे किस तरह से करेंसी मार्केट पे, डेट मार्केट पे, इक्विटी मार्केट पे महंगाई का और ब्याज दरों का असर पड़ता है। तो मिस मत कीजिएगा कल महंगाई की पाठशाला सुबह 11 बजे। दीप तैयार है? 100% सर, और पूरे सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस पर हमारा कोशिश रहेगी। तो वैसे तो हमने इसमें सारे सवाल तैयार कर लिए जी, काफ़ी लोगों के आए, फिर हमने अपनी तरफ से भी बनाए। फिर भी अगर आप महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अगर कोई भी सवाल आपके मन में, करो ट्वीट फटाफट, तुरंत प्रभाव से। अभी चाहे तो लिख दें #AskZBusiness, #AskZBusiness। नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ट्वीट कर दीजिए, मेरे नाम पे, जी बिजनेस के नाम पे, दीप के नाम पे, किसी के भी नाम पे कर दीजिए, हम देख लेंगे और आपके सवालों को हम शामिल कर लेंगे हमारे कार्यक्रम में। क्लियर है? बिल्कुल। तो बस जल्दी से अपना ट्वीट भेज दीजिए। महंगाई को, ब्याज दरों को लेकर किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल है, जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और महंगे की बात करी सर, तो महंगे शेयर के बारे में भी समझ लें। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स, नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो ये है वो कंपनी जिसका डीलिस्टिंग ऑफर आया था। हमारी टीम ने रिसर्च करके आपको बताया था कि डीलिस्टिंग लाने वाली इस कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है। पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। ये जानकारी लेकर जो आ रहे हैं और जो खबर लेके आ रहे हैं, अभी शायद समझना मुश्किल है कि अच्छी है या खराब, क्योंकि इस कंपनी का डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो चुका है। आमतौर पर जब ऑफर फेल हो जाए तो आपको लगता है ये तो खराब है, लेकिन फेल क्यों हुआ है उसकी भी वजह है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से ऑफर नहीं लाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो आइए, वरुण तैयार है। वरुण, पहले तो डीलिस्टिंग ऑफर की डिटेल्स बताएं। ओके, तो अनिल जी, डीलिस्टिंग ऑफर की जो डिटेल्स है, 1,61,000 पे इन्होंने डीलिस्टिंग ऑफर दिया था। 17 रुपए पे अगर आप बीएससी पे जाके देखेंगे तो 17 रुपए के आसपास। बेसिकली हाँ, वो ट्रेड ही नहीं होता है स्टॉक, कहीं सेलर ही नहीं है, कोई तो बेचेगा कौन तो खरीदेगा कौन, ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने उस भाव पे दिया था डीलिस्टिंग का ऑफर। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की करीब 75% के आसपास की हिस्सा रही। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ फंड्स और कुछ निजी लोग हैं जिनके पास करीब 11-11.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, और बाकी जो है वो रिटेल के हाथ में है। तो इन्होंने जो डीलिस्टिंग ऑफर लाया था वो फाइनली फेल हो चुका है, जिसके लिए इन्होंने एक वोटिंग रखी थी। उस वोटिंग में इनको अगर आप देखेंगे तो 88.55% के आसपास के वोट मिले, जबकि 90% के ऊपर वोट मिलना चाहिए। तो जो 11.5% शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इनके फेवर में वोट नहीं किया है, और इसके लिए इनका जो डीलिस्टिंग ऑफर है वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। अब यहाँ जो शेयर होल्डर्स है ना अनिल जी, उनका ये कहना है कि जैसे कि हमने बताया था कि एशियन पेंट्स में इनका करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी है। अगर उस लिहाज से निकाले उस प्राइस पे तो करीब 8.5 से 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आती है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पर शेयर वैल्यू जो हमने आपको कहा था वो था 4,26,000 रुपए की प्रति शेयर वैल्यू। कम से कम ये वैल्यू तो रहनी चाहिए। हाँ। लेकिन अनिल जी, इनके शेयर होल्डर जो है वो कहते हैं कि वैल्यू जो है 6.5 लाख रुपए प्रति शेयर की है, और ज्यादा कम से कम इतना मिला। अब तब से एशियन पेंट भी थोड़ा भाग गया है, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भी ये कह रहे हैं। तो इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे, भले आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी निकाल दीजिएगा, उसके बाद भी इसकी वैल्यू अच्छी खासी निकल के आती है। इसके लिए 1,61,000 रुपये हम नहीं देंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट है, स्मार्टली उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। वाह, तो 1,61,000 रुपए पे मना कर दिया। हाँ, भाव 17 रुपए। दूसरी बार आया, 2013 में आया था, तब जो भाव इन्होंने दिया था वो करीब 11,000 के आसपास है, 11,455 के भाव पे लाए थे। तो जो कुछ भी डिटेल्स और फैक्ट्स रखे हैं वरुण दुबे ने, उनके बेसिस पर मैं आपको एक मुफ्त की राय देता हूँ, बिना मांगे देने वाली। हमारे हिंदुस्तान में राय चंद की कोई कमी नहीं है, सबके पास एक मांगो चार मिलती है। ओके, तो राय ये है कि अगली बार जब आप तीसरी बार कोशिश करें डीलिस्ट कराने की, तो जो फेयर प्राइस है उस पर कम से कम लाएं, या उससे भी थोड़ी प्रीमियम। एब्सोल्युटली।
जब आप डीलिस्ट कराते हैं तो डीलिस्टिंग की एक प्रीमियम रिटेल इन्वेस्टर को देनी ही चाहिए। जब आप इशू लेकर आते हैं तो इशू लेकर आते हैं तब भी आप कमाई का एक मौका देते हैं ना। बिल्कुल। तो इशू जब आप अपना खत्म करके कंपनी को डीलिस्ट करवा के जा रहे हैं तब भी वहाँ पर इन्वेस्टर के लिए कमाई का एक मौका बनना ही चाहिए, ये उनका हक है। और अगर आप ऐसा करें तो कोई एहसान नहीं करें। अगर आप इशू लाकर सस्ते भाव में ला रहे हैं लिस्टेड दूसरी कंपनियों के मुकाबले में तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, वो उनका हक है जो इन्वेस्टर्स आईपीओ में पहली बार पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करके अपना शेयर छोड़ते हैं उनका भी हक है कि उन्हें एक प्रीमियम मिले। बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो ये बड़ा लेसन है कि आप देखिए एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज ग्रुप की कंपनी के डीलिस्टिंग ऑफर 2 बार फेल इसीलिए हो जाते हैं कि वो फेयर प्राइस देने को तैयार नहीं। और एक और चीज जिसकी मांग हमने पहले भी की थी, आई एम श्योर दीप आप देखिएगा जल्दी उस पर एक नियम बनने वाला है जी, और वो ये जो भी डीलिस्टिंग ऑफर आएगा उसका एक इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यूएशन कंपनी का करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई। सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक आम निवेशक हूँ, एलिसिड मेरे पास पड़ा है, मुझे नहीं पता ना जी कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो एक समझदार आदमी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कोई भी जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर अप्रूव्ड वैल्यूअर हो, वो उसकी एसेट्स का करंट मार्केट प्राइस देख ले, शेयरों का करंट भाव देख ले, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना दे इसकी फेयर वैल्यू ये है। तो कम से कम मैं एक डिसीजन तो ले सकता हूँ ना कि पता चला भाव 17 रुपए और मुझे 1.5-2 लाख रुपए में डीलिस्टिंग हो रही है, कायदे से देखा जाए तो अच्छा लगना चाहिए जी। फिर भी लोग तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और दूसरा है कि जो 88% तैयार हैं वो भी तो पता लगना चाहिए कि क्या ये समझदार नहीं है कि 6.5 लाख रुपए भाव है, तो ये क्यों दे रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। वरुण इस पे स्माइल दे रहे हैं, खास बात है क्या? एक इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ बताओ तो 75% जो है ना वो तो प्रमोटर्स के पास है। अब इनके जो शेयर होल्डर्स है ये उनके तरफ से बयान निकल के आए, ये बेसिकली कह रहा है कि कुछ दिनों पहले इस डीलिस्टिंग के पहले 16 मार्च के आसपास कुछ ट्रेड्स हुए थे, बेसिकली ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें हाइड्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 9% के आसपास की स्टेक खरीदी थी। और बेसिकली ये जो हाइड्रा लिमिटेड कंपनी है ये बेसिकली दानिश की कंपनी है। ठीक है, उन्होंने खरीद लिया था। हाँ, क्या भाव में? प्राइस नहीं पता, ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन था, तो पता नहीं। हालांकि 2018 में भी ऐसा खरीदा गया था, तब जो खरीदा गया था हिस्सा वो करीब 25 से 30 हजार के आसपास के भाव में खरीदा गया था। उसके बाद ये ऑफ मार्केट इन्होंने खरीदा है। तो टोटल, और बाकी अगर आप देखेंगे ना तो और एक कोई कंपनी है जिसके पास भी करीब थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो अगर वैसे निकाल के प्रमोटर्स का टोटल देख लेंगे तो वो आता है 88% के आसपास। तो उन्होंने ही डाला प्रमोटर्स और बाकी जो उनके अलाइड लोग हैं, तो उन्होंने ही एक्चुअल फेवर में डाला है और बाकी लोगों ने फेवर में। दूसरा एक नियम और डीलिस्टिंग के केस में हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। एक, डीलिस्टिंग के केस में 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, फेयर वैल्यूएशन क्या है इसकी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आनी चाहिए। कोई भी डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आए, कोई भी कंपनी हो, उसको ये बताना जरूरी है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है। दूसरा, जिस प्राइस पर आप डीलिस्टिंग ऑफर ला रहे हो उसी प्राइस पर प्रमोटर को भी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दूसरी कंपनी आ जाए, समझिए कोई एक प्राइवेट इक्विटी फंड या कोई आपका कॉम्पिटिटर आकर कहे कि जिस प्राइस पर आप डीलिस्टिंग ऑफर ला रहे हो, लाइए आपकी कंपनी मुझे उस पर दे दीजिए, चलो हम प्रमोटर्स के लिए फेयर रहेंगे। कोई भी खरीदने वाला थोड़ा तो सस्ता चाहता है, एकदम लूटे ना, तो चले 20% का नियम बना लो, 25% का ऊपर का ऑफर, 20 या 25% के ऊपर का कोई ऑफर दे दे तो फिर उनको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। इस तरह का नियम बनाओ, देखो फिर कैसे फेयर प्राइस आती है। एग्जैक्टली फिर आएंगे असली लेवल तभी आएंगे, असली लेवल तभी आएंगे। तब कभी 87 रुपए 40 पैसे पे वेदांता का ऑफर नहीं आएगा। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अब क्या है, हर एक ऑफर पे हम पहुंच नहीं सकते जी। ठीक है। और हर एक ऑफर पर आप ये भी नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करें, क्योंकि अब ये बहुत ही इलिक्विड कंपनियां हैं, गिनती के शेयर लोगों के हाथ में। आपने देखा जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट में देखा, बिल्कुल जिंदाल फोटो में देखा किस तरह से हमने कहा, और दोनों डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुए। करेक्ट। तो अगर आप औने पौने दामों पर डीलिस्टिंग करवाएंगे तो ये ठीक नहीं है, और इसके लिए बेहतर तरीके यही है, 2 चीजें करिए, सब डीलिस्टिंग ऑफर परफेक्ट होने लगेंगे और इन्वेस्टर्स को उनका हक मिलेगा। आई थिंक ये करने का सही वक्त आ गया। शरद जी से एक बार राय ली जाए, क्योंकि शरद जी ये सारे मामलों के बड़े जानकार भी है। प्राइमरी मार्केट, हाँ, शरद जी प्राइमरी मार्केट के भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, आईपीओ डीलिस्टिंग वगैरह की सबकी बढ़िया नॉलेज है। शरद जी क्या कहेंगे आप, इस तरह के डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो सुझाव दिया है वो बिल्कुल, सेकंड वाला पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। वैल्यूअर वगैरह तो आजकल क्या वो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, बट सेकंड वाला पॉइंट अगर आ जाता है, जैसे एनसीएलटी में आ गया था कि प्रोमोटर सब बिड नहीं कर सकते, तो बीआईएफआर की वो कमी उसमें पूरी हो गई थी। अगर जो सेकंड वाला पॉइंट आपने बोला कि थोड़ा बहुत प्रीमियम डिस्काउंट करके अगर कोई दूसरा बायर प्रोमोटर की स्टेक ले तो वो भी आके बेचें,
तो मेरे हिसाब से ये लोग बहुत वैलिड लेवल पे ये डीलिस्टिंग ऑफर्स लाना चालू कर देंगे। सही कह रहे हैं कि एक बार वैल्यूएशन रिपोर्ट थोड़ी बहुत आप मैनेज भी कर लें, लेकिन अगर एक काउंटर ऑफर अगर आए, और जरूरी नहीं काउंटर ऑफर सेम प्राइस पे, आप थोड़ा बेनिफिट दीजिए प्रमोटर को, चलो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर प्राइस कर लें कि 20%, 15%, 25% ऊपर का फॉर्मूला वो एक आना चाहिए, वो हो ही सकता है, तो तब आपके लिए सही डीलिस्टिंग ऑफर आने लगेंगे। चलिए, हमारी कोशिश है, हम आवाज उठाते हैं, उम्मीद करते हैं इस तरह के नियम आपको जल्दी बनते हुए दिखेंगे। बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार अपने सुपर हिट शेयर के साथ, और उसके बाद आशीष बैन से बेनिफिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आज बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन में बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा और ऐसे ही मूव ऊपर का दिखाएगा। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 36 रुपए 40 पैसे, 36 रुपए 50 पैसे। ओवरसोल्ड काउंटर है और ये यहाँ से बाउंस बैक देगा। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है पिछले 15 से 20 दिनों में, लेकिन आज स्टॉक ने तेजी का मूव दिखाया है और पिछले 3 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सकता है इसी हफ्ते में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 40 रुपए का पहला टारगेट, 42 रुपए का दूसरा टारगेट ये ऊपर में देखने को मिले। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाए 34.5 रुपए का। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड बनता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 37 वाला कॉल 80 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 40 पैसे का, सिर्फ 40 पैसा नीचे, 40 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 37 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है और स्पॉट लेवल्स में 40 से 42 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40 से 42 के लेवल्स पर आप खरीदारी करके इस पर चल सकते हैं। बढ़िया मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है, पर बैन से बेनिफिट ये भी जानना जरूरी है, कौन से स्टॉक कंपनी देने के लिए आ सकते हैं जो 3 ऑलरेडी हैं, या फिर बाहर भी आएंगे बैन से। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, आमतौर पर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, तो 2 या 4 कर लो ना आप। नहीं सर, कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। आज भी नहीं, कोई बदलाव नहीं है। ओके, तीनों के तीनों बने रहेंगे, पीएनबी, आईबुल और जीएनएफसी है। जीएनएफसी की सबसे ज्यादा 107% है, इंडिया बुल्स की 92 है और 90% के आसपास पीएनबी है। तो बाहर भी कोई नहीं आ रहा, एंट्री भी किसी की नहीं हो रही। ओके, ठीक है। गाना नहीं गाया क्या, ठीक है। आशीष बहुत टाइम बाद आए ना यार। एक तो पिछली सीरीज में तो बहुत ही कम बैन में आए थे, तो इसलिए क्या है, किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इनका प्रोत्साहन बना रहे स्टूडियो में आने के लिए। तो आशीष जी आते रहिए, स्टॉक बैन में आए ना आए, आप जरूर आते रहिए। ठीक है, आइए स्ट्रैटेजी भी ले लें। 3-20 की स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। सर, डाउ फ्यूचर्स तो और मजबूत हो गए, 400 पॉइंट्स की तेजी। निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स आज साथ में चल रहे हैं, 400 पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए, और नैस्डैक फ्यूचर्स में 2% का उछाल है, वो बना हुआ है, इस समय 2.25% होने वाला है। यूरोप के बाजार 0.25% तक की तेजी में है, रुपया थोड़ा निचले स्तरों से संभला है। तो ग्लोबल क्यूज, हमारे बाजार दोनों ही डेज हाई पर हैं, क्या करके जाना है? नहीं, वैसे तो सब कुछ ठीक ही, कोई चिंता की बात ऐसे तो है नहीं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए चूंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल कम है, क्योंकि अब आप 16,300 16,400 के रेंज में पहुंचे, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जहां से आपने ब्रेकडाउन दिया, तो उस लेवल के आसपास पहुंचे, तो वहां पर थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ सकता है। और अमेरिका में एक अच्छी तेजी वाला ट्रेडिंग सेशन होगा, वो कुछ हद तक हम आज भांप कर चल रहे हैं। तो आई थिंक फ्रेश खरीदारी हम कल कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि बिल्कुल छोटा अगर आपको हेजिंग करना है तो 16,200 का पुट खरीदें, अदरवाइज 16,000 का पुट ज्यादा बेहतर है खरीदना, जहां आपके लिए प्रीमियम भी कम होगी, और अचानक अगर कोई गलती से कोई खराब चीज हो जाए तो उसके लिए आपके पास प्रोटेक्शन है 16,000 का पुट खरीदकर। दूसरा तरीका ये, अगर आप शॉर्ट हैं तो 16,500 का कॉल ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, यानी 250 पॉइंट इधर 250 पॉइंट उधर। इससे ज्यादा की गैप अप गैप डाउन होने की संभावना तो बनेगी नहीं। समझिए, रशिया बोल दे कि युद्ध खत्म, 16,500 खुल जाएंगे, रशिया बोलेगा नहीं मरेंगे या मारेंगे, 16,000 खुल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप दोनों ही तरीके के लिए, और ये सोच के चले कि आपके विपरीत ही खुलेगा जो आपकी पोजीशन है, वो हेजिंग करके चले। तेजी में और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मंदी में जरूरत से ज्यादा नहीं डरना है। तो दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलें। व्यू तेजी का है, लॉन्ग पोजीशन है तो आप अपना हेज करके चले, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी 34,300 बंद हो रहा है। आज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस भी 34,300 था, देख लीजिए।
एग्जैक्टली वही है, 34,300 वही स्टॉप लॉस है। तो इंट्राडे वाला ट्रिगर हो गया, क्लोजिंग वाला आपका 34,300 के ऊपर बंद होता है तो ट्रिगर कर सकते हैं। एक दिन और रुकना चाहें तो आपकी मर्जी। लॉन्ग पोजीशन पर 34,000 का एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन पर आप 34,700 या 34,800 का कॉल खरीद सकते हैं और ये आपके लिए पोजीशन बरकरार रखने की राय है। जरूरी है, ये क्लियर व्यू आ रहा है अनिल जी की तरफ से। एक क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है बिरला सॉफ्ट में। मिड कैप आईटी हम आपके लिए हाईलाइट कर ही रहे थे, अच्छी मूव में है। कुणाल जी, बिरला सॉफ्ट बात करते करते देखिए स्पाइक आ रहा है सर, इस पर कोई बीटीएसटी व्यू बनता है? देखिए काफी करेक्टेड स्टॉक था, सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड में चले गए थे दीपांशु, तो एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे एक ओवरहेड कंजेशन नजर आता है और वो मौजूदा भाव के बहुत करीब है, तो फिलहाल इन स्तरों पर बाइंग की राय नहीं है। लेकिन अगर ये स्टॉक 390 के ऊपर टिक जाता है, कुछ समय बिता लेता है, तो 390 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो बाय करे। फिर मुझे लगता है कि इसमें 420 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 390 के ऊपर नई खरीदारी करें। जिनके पास है 375 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। तो 375 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बिरला सॉफ्ट आज का एक स्टार परफॉर्मर आपके लिए बनते हुए दिख रहा है और अच्छी मूव इस काउंटर में आई है। कोफोर्ज यहाँ पर देखिए 4.25% की तेजी बन रही है। बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। उतने ज़्यादा आईटी के लिए बाय कॉल्स आए नहीं है अब तक, बट नज़र रखिए जिस तरह से आज आईटी की पोजीशंस बनी है। एल&टी इन्फोटेक ऑफ कोर्स भसीन साहब कह रहे थे खरीदारी करके जाएं, बट कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, परसिस्टेंट, इवन टीसीएस 2.5% ऊपर तो टीसीएस ही है इस समय। वागले साहब, आज की रैली का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन टीसीएस की भी तरफ से सर 2.5% ऊपर, रेडार पर नहीं रहा है बट सुबह नीचे खुला था, सुबह नीचे खुला था। एग्जैक्टली टीसीएस डेज हाई पर क्लोज हो रहा है। वागले साहब, दीपांशु मेरे हिसाब से बीटीएसटी लेके चलना चाहिए। हाई सेफ्टी भी है, पिछले 3, 4, 5 दिनों का हाई क्रॉस किया है, तो ये कल 3500 की तरफ तो डेफिनेटली जाएगा। और अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है ऐड करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 3,400 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए टीसीएस जहां पर रखनी है नजर। आईटी स्टॉक्स का एक अच्छा योगदान पिछले कुछ मिनटों में आपको आते हुए दिखा है। वैसे आईटी ने आज परफॉर्म भी किया है, मेटल्स की तेजी की वजह से आईटी थोड़ा ओवरशैडो हो गया, बट अगर आप नजर रखेंगे तो दिग्गजों की तरफ से सहारा देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, टीसीएस 2.5% ऊपर ये काउंटर है। आईटीसी 4.5% ऊपर रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड में कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं आई है। एचडीएफसी बैंक का भी योगदान नहीं रहा है। तो लार्ज कैप्स की बात करें तो सिर्फ ये एचडीएफसी के दोनों स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, अदरवाइज जो बाकी आपके बाजार के पसंदीदा लार्ज कैप्स हैं, इन्फोसिस इंक्लूडेड, इन्होंने आज अच्छा सहारा देने का काम किया है बाजार को, तो इस पर आप रखिएगा नजर। शरद जी, लॉजिकल क्वेश्चन तो यही बनता है, बाकी पूरा बाजार चल गया है, अब एचडीएफसी के स्टॉक्स को भी चलना चाहिए, थोड़ा सा एक्शन यहां पर भी आएगा या नहीं? नहीं, देखिए मुझे लगता है जब तक एमएडए से रिलेटेड कुछ और कंक्रीट स्टेप्स नहीं होते हैं तब तक ये बहुत लगाड़ से ही रहेंगे। बट वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है इन वैल्यूएशंस पे। तो जब तक एमएडए क्लियर नहीं होता, आप समझिए 6-8 महीने हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव इंटरेस्ट बहुत कम रहे इसमें, तो बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखाई दे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज उसके बियॉन्ड का अगर आपका नज़रिया है तो ये लेवल्स पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कंबाइंड एंटिटी में यहाँ से करीब 30% का उछाल बिल्कुल संभव है। तो ये है आपके लिए। एचडीएफसी उतना बड़ा योगदान नहीं रहा इस स्पेस से, बट बाकी पूरे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में रहे। आईसीआईसीआई बैंक, जरा नितिन जी से इस पर भी एक राय ले ली जाए। नितिन जी, 4% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, कैसा सेटअप लग रहा है सर कल के ट्रेड के लिए? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का डेटा काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर बैंकिंग में देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा है आईसीआईसीआई बैंक का, और आज इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ऐड नहीं हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बट ऑप्शंस में पोजीशन काफी हद तक कॉल राइटर्स काट रहे हैं। वो ये सिग्नल दे रहा है कि फॉलो ऑन बाइंग आईसीआईसीआई बैंक में आनी चाहिए, और आईसीआईसीआई बैंक के टारगेट 725 तक के हो सकते हैं। तो यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक की क्या तो एट द मनी कॉल ली जा सकती है, व्यू पॉजिटिव रखना है, 725 के टारगेट होंगे और 700 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा पॉजिटिव ये है कि 700 के ऊपर ये 710 के आसपास बंद हो रहा है, तो 700 का जो कॉल राइटर है वो काफी परेशानी में है, वहां पे पोजीशन कटती हुई दिख रही है, तो 725 तक के टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, नजर रखिएगा। आज बैंकिंग हैवीवेट्स का भी अच्छा योगदान रहा है। तो आईटी हैवीवेट्स ने कंट्रीब्यूट करा है, मेटल हैवीवेट्स ने कंट्रीब्यूट करा है, बैंकिंग हैवीवेट्स ने कंट्रीब्यूट करा है, और ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से तो आपने तेजी देखी है। ऑटोज पहले भी तेजी में थे और आज के बाजार में भी आपको तेजी में आते हुए दिखे, तो अच्छा योगदान है। लगभग सभी सेक्टर्स का आपने पार्टिसिपेशन बनते हुए दिखा है टुवर्ड्स द एंड। थोड़े फार्मा नेम्स भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम में आते हुए दिखे, तो वहां से भी बढ़िया मूव बनी है। बट आज के स्टार ऑफ कोर्स मेटल काउंटर्स है।
वेदांता 11.5% ऊपर, हिंडाल्को 9.5% ऊपर, नाल्को में अच्छी खरीदारी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां सभी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। कल नतीजों से पहले आईटीसी 4.5% ऊपर बंद हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, मारुति सुजुकी 4% ऊपर रहा ये काउंटर, टीसीएस में 2.5% की तेजी आपने देखी, एलएनटी में 4% का उछाल आते हुए दिखा है, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, कोल इंडिया, किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए आपको तेजी दिखेगी। 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स फिलहाल तो एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग में दिख रहे हैं, फाइनल क्लोजिंग में अगर कुछ बदले तो ठीक है, बट प्रोविजनल बेसिस पर 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखेंगे। वायदा कारोबार की तरफ आए, वेदांता के अलावा इंटेलेक्ट और हिंदुस्तान कॉपर ये दो और काउंटर्स थे जहां पर 10% के सर्किट आपको लगते हुए दिखे और उन्हीं गेन्स के साथ ये क्लोज हो रहे हैं। एलएनटी टेक 7.5% ऊपर, रेन इंडस्ट्री 7.5% की तेजी दिखाता हुआ। कल की भारी गिरावट के बाद आज एबी कैपिटल में उतना ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है। नतीजों के बाद एबट इंडिया में आपने 7% का उछाल देखा है। टाटा पावर की बात चल रही थी, 6.5% ऊपर ये काउंटर रहा है। डेल्टा कॉप यहां पर बड़ी तेजी बनी है, इसके साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस, चंबल फर्टिलाइजर, स्टील अथॉरिटी, टाटा केमिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मन्नापुरम, माइंडट्री, एलएनटी इन्फोटेक, मदरसन, एमएनएम फाइनेंस, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आपको हरियाली ही दिखेगी। मात्र 10 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोर दिखे हैं। एक औरोबिंदो फार्मा है जहां पर उनका रिसेंटली जो प्लांट इंस्पेक्शन हुआ था उसके फॉर्म 483 के डिटेल्स निकल कर आए हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, नतीजों से पहले कमजोर दिख रहा है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में दबाव बना हुआ है। मेट्रोपोलिस भी आज आपको फिसलते हुए दिखा है, हालांकि एक समय 3-3.5% ऊपर था। कल की तेजी के बाद आज वोडाफोन भी आपको कमजोर दिखा है। आज की लिस्टिंग और देश की सबसे बड़ी आईपीओ फाइनली लिस्ट हो गई है। 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है अपने मार्केट डेब्यू पर और डेब्यू उतना अच्छा नहीं रहा है, 8% नीचे बंद हो रहा है। जो इशू प्राइस था उसके आसपास ही आपको एलआईसी पर क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो पहले दिन फायरवर्क्स नहीं थे एलआईसी की तरफ से, देखते हैं कल फॉलो ऑन सेशन में किस तरह की मूव यहां पर आपको आती हुई दिख सकती है। कैश मार्केट के भी कई सारे काउंटर्स थे जहां पर आपको बड़ी मूव दिखी है। मिंदा, इस पर रखिए नजर, मिंदा इंडस्ट्रीज, मिंदा कॉप, दोनों पर ही आपने एक बड़ी मूव आती हुई देखी थी। वीआईपी इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद मूव करते हुए दिख रहा था। एफिल इंडिया 13% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। एनएलसी, स्टरलाइट टेक 12% की तेजी दिखाता हुआ। वर्धमान टेक्सटाइल्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक, एंजल वन, एलगी, तानला प्लेटफॉर्म्स, साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी जहां पर सर्किट फिल्टर अब थोड़ी देर पहले रिवाइज हो चुका है, 7.5% ऊपर। अनिल जी, लंबे समय बाद 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव, लंबे समय बाद इतनी बड़ी तेजी और डेज हाई पर बाजार बंद होते हुए दिखे। बिल्कुल शानदार खरीदारी होती हुई दिखी है आज बाजार में और 15,900 का लो बनाकर आज 16,284, यानी कि अगर आप लो से भी गिने तो करीबन 400 पॉइंट की, कल की क्लोजिंग से भी लगभग 425 पॉइंट की तेजी होती दिखी है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे 750 अंक मजबूत बंद होता हुआ दिखा है और आज के लो से तो और भी ज़्यादा 33,680 से गिनेंगे तो भी शानदार खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिखी है। और सेंसेक्स बड़े दिनों बाद 4 डिजिट में बढ़ता हुआ दिखा है, सिर्फ 1400 पॉइंट ऊपर। वाओ, 1400 पॉइंट, ये है आज का कमाल। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, बंसल जी, नहीं सॉरी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी, शरद जी और नितिन जी, आपका भी दिल से धन्यवाद समय देने के लिए।